बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन अच्छा जा रहा होगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मौसम जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा खुश्क सर्दी पड़ रही है, तो इसमें आपने अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसमें एक वायरल डिजीज़ भी चल रही हैं, तो उसमें लिहाज से बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी खुश्क सर्दी पड़ती है तो उसकी वजह से काफ़ी बीमारियाँ जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जो है इस ठंड से बचने के लिए आपको अपने जो है वो कवर करने की भी ज़रूरत है। और इसके साथ साथ हमेशा जो एक बात करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा किया करें और इसी के साथ अपनी ज़िंदगी को जो है वो बहुत अच्छे से जिएँ। हमेशा जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी रहमतों और नेमतों से नवाजा हुआ है। जब भी आप अपने से कम लोगों को देखें तो ये एहसास होता है कि यार हम इससे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमेशा जब भी आपको कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, जब हाँ आप लग रहा हो कि यार हमें बहुत सारे मसाइल और परेशानी हैं, तो आप अपने से कम वाले लोगों को देखा करें जो आपसे बेहतर। मैं समझती हूँ शायद वो लोग ज़्यादा खुश होते हैं अपनी लाइफ को लेकर, बड़े पुरसकून होते हैं। तो इसलिए आप भी पुरसकून लाइफ गुजारें और दूसरों के लिए भी बहुत आसानियाँ करें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर असद रज़ा, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ रिसर्चर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी हमारी रूही की रिपोर्टर सुहीरा तारिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सुहीरा? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम सुहीरा से तो बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि मुल्तान की टॉप स्टोरीज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। थोड़ा हम डॉक्टर साहब से आज एजुकेशन पे भी बात करेंगे, केमिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि रिसर्चर भी हैं। यहाँ पर रिसर्च की कितनी ज़रूरत है, किस तरह हम अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, तालीमी मयार को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, इस पर मज़ीद बात होगी। क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक हैं? शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। खुश्क सर्दी पड़ रही है ना। अभी मैं काफ़ी आज कल भी मैं पोस्ट देख रही थी कि लोगों ने जो है अच्छी, क्योंकि 2 दिन से वो कोहरा पड़ रहा था, तो अच्छी खासी जो है लोगों के गाड़ियों के ऊपर बर्फ की तह जो है वो हल्की हल्की जो चलो मुल्तान में भी मैंने कहा अच्छा ये भी हो रहा था। कुछ दिनों के बाद ओले बरसेंगे, लोग कहेंगे स्नोफॉल हो रही है। अच्छा जी, थोड़ा एजुकेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं यहाँ हमारे रिसर्च के हवाले से कितना काम हो रहा है? ये रिसर्च के हवाले से हमारे यहाँ कुछ जैसे कि HEC वगैरह ने कुछ सिस्टम शुरू किया था 2002-01 में। उसके बाद जो है नेक्स्ट 15-20 साल तो सिस्टम चलता रहा रिसर्च का। अब जो लेटेस्ट इसमें जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में देखने में आ रहा है, सिर्फ डिग्री अवार्ड जो है, डिग्री अचीवमेंट्स की एक दौड़ लगी हुई है। प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहाँ पर यही देखा गया है कि हमें डिग्रीज मिल जाएं, मार्क्स मिल जाएं। तो मार्क्स ओरिएंटेड बच्चे जो हम पैदा कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में ये कि रिसर्च की तरफ हमारे जो एक ओरिएंटेशन है वो स्टूडेंट्स की भी कम है और टीचर की भी कम है। सही। तो बाकी जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आप देखें यूरोप को हम बात करते हैं, जैसे अमेरिका के मिसालें देते हैं, या जापान, चाइना वगैरह, तो वहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड एक किस्म के सब्जेक्ट्स भी हैं और उनको स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी उसमें डायरेक्शन में काम करना पड़ता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा सच मैं समझता हूँ कि मायूसी ही है रिसर्च के हवाले से। तो मुझे लगता था कि कुछ अर्सा पहले, आज से 10-15 साल पहले मैंने जैसे बताया कुछ बेहतर था, लेकिन अब रिसर्च के हवाले से मायूसी आप कह सकते हैं। मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हम तो हमेशा यही कहते हैं कि बच्चों को बूस्ट अप करें, स्टूडेंट्स को भी कहें कि आप इसमें आएँ, लेकिन जिस जो मार्क्स की दौड़ है ना, इसने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा वो कर दिया। तो टीचर भी उसी डायरेक्शन में खड़े हैं, नंबर उनको रटवाएँ, मार्क्स दें और बस खत्म। रिसर्च बहुत कम है हमारे यहाँ, क्योंकि हम एंड यूजर हैं बुनियादी तौर पे। लेकिन आप क्या समझते हैं जो हमारा अब जो तालीमी निज़ाम चल रहा है उसमें कोई बेहतरी आगे आपको आप समझते हैं कि नज़र आ रही है, या टीचर्स अपना किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं? नहीं, बेहतरी ये है कि इसमें कोई फिलहाल ये देखने में आ रहा है कि चाहे गवर्नमेंट साइड पे हो और प्राइवेट सेक्टर में कोई एक बाकायदा डायरेक्शन नहीं है। जो आप देखें, जैसे कि हम अभी वो रिवायती सब्जेक्ट्स जो हैं स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं, अब जैसे कि लिंग्विस्टिक्स हैं या जो साइंसेज हैं, बेसिक साइंसेज, वो रिवायती सब्जेक्ट्स हैं। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है और सिलेबस को भी रिवाइज करने की ज़रूरत है डेफिनेटली। तो सब्जेक्ट्स जो हम ऑफर कर रहे हैं इस वक्त, वो हमारे मार्केट डिमांड पूरी नहीं कर रहा। मार्केट और चीज़ मांग रही है आपसे, और हम जो स्टूडेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हो रहे हैं। इवन कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी, हमारे लोकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसने इवनिंग मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स में शुरू किए हैं उनकी मार्केट डिमांड बिल्कुल ज़ीरो है। तो स्टूडेंट्स के लिए और टीचर के लिए, बल्कि वो टोटल जो हमारी एक
एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स हैं उनको रिवाइवल की ज़रूरत है, एक रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो इस वक्त नहीं है ऐसे हालात कि अगर आप यूरोप वगैरह विजिट करके हैं और यहाँ पाकिस्तान आके अपने हालात को देखें तो ऐसा लगता है कि नहीं, हमें अभी बहुत, हम 100 साल वही पीछे चल रहे हैं। क्योंकि अब जैसे जिद्दत आती जा रही है, लोग ज़माना जदीद हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, इतने सारे काम हमारे जो हम समझते थे पहले हम इस तरह, अब तो रिपोर्ट तक आ गए आपके काम करने के, मतलब कहाँ दुनिया जा रही है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम अपने तालीमी निज़ाम में वही चीज़ें हमारी चल रही हैं, तालीम भी है, डिग्री भी, लेकिन उस तरीके से प्रॉपर चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकली, और जैसे आप रिसर्च की हम बात करें, जिस तरह आप PhD डॉक्टर हैं, आप मतलब लोग उस तरीके से मैसेज कन्वे नहीं हो रहा या रिसर्च उन तक प्रैक्टिकली जो है वो चीज़ें नहीं हो रही। फैसिलिटीज़ की भी फुकदान है। अब गवर्नमेंट सेक्टर में, मैं क्योंकि उसमें बिलोंग करता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में जो फैसिलिटीज़ आज से जब इदारा बनता है उसकी SNE अप्रूव्ड होती है, उसको जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उसके बाद फिर नेक्स्ट डे डिमांड होती है, उसको मेंटेन नहीं किया जाता। अच्छा, फिर टीचर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं बस इसी में आप जो है बस गुजारा करें या प्रोजेक्ट्स को आगे लेके चलें। तो एक असल में जो एक दूसरे मुल्कों में होता है, यूनिवर्सिटी का, रिसर्च सेंटर्स का और इंडस्ट्रीज का एक लिंकेज होता है, एक प्राइवेट सेक्टर्स का या जो मार्केट डिमांड है और यूनिवर्सिटी लिंकेज करके काम करते हैं। उनके प्रोजेक्ट्स जो होते हैं प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो प्रोफेसर हजरात जो हैं यूनिवर्सिटी में उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तब जाके स्टूडेंट भी उसको प्रैक्टिस करता है और उससे ट्रेनिंग हासिल करता है, और जब वो मार्केट में जाता है उनके लिए बिल्कुल तैयार होता है स्टूडेंट। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि मैंने वही अभ्यास से पहले बात की कि सब्जेक्ट रिवाइज अगर हो जाएं तो इससे काफ़ी हद तक हम इसको ना बेहतर कर सकते हैं। सही। शाहिद वज़ीर की बात करते हैं, सुहेरा से बात करते हैं। गुज़श्ता दौरे हुकूमत बनाएगी पनाह गाहों की सूरत हाल के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है, मुसाफिरों के लिए सहूलियात का जो है वो फुकदान है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये लास्ट हुकूमत में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था पनाहगाहें बनाने का मुल्तान शहर में, और जो जनरल बस स्टैंड है हमारा, वहाँ पर एक पनाहगाह जो है वो बनाई गई थी इमरान खान के दौरे हुकूमत में। ये पनाहगाह जो बनाई गई थी, ये जो दूर दराज से मुसाफिर आते हैं या जो मजदूर लोग होते हैं, मुस्तहिक लोग होते हैं, रात बसर करने के लिए उनको कोई जगह चाहिए होती है, तो वहाँ पर उनके लिए एक प्रॉपर बिल्डिंग बनाई गई जिसमें मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग पोर्शंस बनाए गए हैं उसमें। अच्छा, वहाँ पर उनके लिए बेड्स, बिस्तरे, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की गई थी। और फिर उसके बाद आसमा उसमें यह है कि वहाँ पर उनको 2 दफ़ा का या फिर कभी कभी तो दिन में 3 दफ़ा का खाना भी दिया जाता था। ज़ाहिर है मुसाफिर हैं, दूर दराज से थके हारे आते हैं, तो उनको कुछ एनर्जी के लिए खाना वगैरह तो चाहिए होता है। तो अब वहाँ पर जो सिचुएशन है वो ये है कि जैसा कि गवर्नमेंट चेंज हुई है, जो आपने देखा होगा कि पिछली हुकूमतों के प्रोजेक्ट होते हैं वो नई आने वाली हुकूमतें उस तरह से लेके नहीं चलती हैं। तो उसमें ये हुआ कि अब वहाँ पर खाना बिल्कुल जो है वो बंद हो चुका है, खाना नहीं मिलता, वहाँ पर चाय नहीं है, पीने का साफ पानी जो है उसका भी वहाँ पर फुकदान है। तो जो मुसाफिर वहाँ पर आते हैं, जो शहरी वहाँ पर रिहाइश के लिए आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तंगी होती है। तो अब तो वहाँ पे ये सूरत हाल थी कि आप देखें कि जो वहाँ पर मर्दों के लिए रूम्स हैं और जो औरतों के लिए रूम्स हैं, वहाँ पर तकरीबन कोई 50-50 बेड्स हैं और वो खाली पड़े हुए हैं कि लोगों ने वहाँ आना छोड़ दिया है। दूसरा भी जैसे आप जिक्र कर रही थी कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो सर्दी की वजह से भी लोगों को जो है वो चीज़ें चाहिए होती हैं, सर्दियों की अपनी फैसिलिटीज़ होती हैं, गर्मियों के लिए अलग चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि वहाँ पर हीटर्स हों, गर्म बिस्तरे हों, कंबल हों, रज़ाइयाँ हों, इन चीज़ों की भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो कमी है। फिर उसके साथ साथ वहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया पीने का पानी नहीं है, तो फिर वॉशरूम्स में भी ये फैसिलिटी नहीं है पानी की, तो इस वजह से वहाँ पर लोगों ने आना छोड़ दिया। अच्छा, फिर पनाहगाह जो है वो एक मॉडल पनाहगाह उन्होंने वहाँ पर बनाई थी, उसमें उसकी बहुत ज़्यादा लुक के ऊपर भी बहुत काम किया गया था। PHA की जानिब से वहाँ पर प्लांटर्स रखे गए थे, शजरकारी की गई थी, लेकिन अब आप वहाँ पर जाकर देखें तो सारे प्लांटर्स जो हैं वो टूट चुके हैं, वहाँ पर कोई देखभाल नहीं है। अब बहुत से इलाकों से मुसाफिर आते हैं वहाँ पर जो लोकल बसों में और ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, तो फिर उन्होंने कहीं जाना होता है, उनके साथ ख़वातीन होती हैं, बच्चे होते हैं, तो बच्चों के लिए भी फैसिलिटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए। अब देखें ना, आप दूर दराज से मुसाफिर आ रहे हैं, उन्होंने रात गुजारनी है या एक दिन का क़याम करना है, तो उनको सारी चीज़ें चाहिए, जैसा कि खाना भी चाहिए। अच्छा, इसमें फिर हमारे जो मुखय्यर अफराद हैं उनकी भी बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी बनती है या फिर आप एक कहें कि एक उनका सदका जारिया ही है ये एक तरह से, कि वो वहाँ पर जो गरीब और मुस्तहिक लोग हैं या जो मुसाफिर हैं उनको खाना देते थे उनके ताउन से। ये सारा गवर्नमेंट के उससे नहीं हो रहा था।
तो इसके साथ साथ वहाँ पर एक ट्रस्ट भी बना हुआ है जहाँ पर साथी लंगर खाना, आपने सुना होगा लंगर खाने का नाम। तो वहाँ पर भी खाना दिया जाता था, वहाँ से अक्सर जो है वो खाना पनाहगाहों को पहुँचाया जाता था। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं। अब 2 बड़े-बड़े हॉल्स हैं वहाँ पर, 2 पोर्शंस हैं, एक ऊपर और एक नीचे। लेकिन वहाँ पर कोई जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ख़राब चल रही है। इसी तरह से एक दूसरी जो पनाहगाह है वो बनाई जा रही है निश्तर हस्पताल मुल्तान में। कि निश्तर मुल्तान का, बल्कि जनूबी पंजाब का, जनूबी एशिया का सबसे बड़ा एक अस्पताल है। वहाँ पर पनाहगाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सब लोग ही जानते होंगे, आपने वहाँ पर तो यकीन करें जो सूरत हाल देखने को मिलती है ना, ऐसे दिल रोने को आता है, दिल रोने को क्योंकि लोग जो है वो जिस तरह सोए हुए होते हैं, क्योंकि एक मरीज के साथ जो है एक तो परेशान होते हैं, फिर जाहिर सी बात है उसके साथ फिर आपको पेशेंट के साथ भी आपको सफर करना पड़ रहा होता है, और फिर एक जगह आपको मैसर ही नहीं होती। एक बेड पे वैसे ही 3-3, 4-4 मरीज होते हैं। बिल्कुल, तो जो उनके साथ आए हुए हैं वो बेचारे कहाँ स्टे करेंगे। आप रात को कभी देखें तो वो लोग खुले आसमान तले जो है बेचारे सो रहे होते हैं, ग्राउंड में, घास पे। ये वहाँ पर जो पनाहगाह का मंसूबा है तकरीबन 2 साल से चल रहा है, 2 साल हो चुके हैं इसको, और वो बिल्कुल स्लो है, प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है। अभी तक उसकी कोई लुक नहीं बनी है पनाहगाह की वहाँ पर, कि फॉल होना तो दूर की बात है। वहाँ पर अगर पनाहगाह बन जाती है तो वहाँ पर आप देखें जो पेशेंट्स आते हैं, जो लवाहिकीन आते हैं, उनको कितना फ़ायदा होगा। वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि जी मरीज का खर्चा भी बर्दाश्त करें और फिर रात में या दिन में आपने रेस्ट करना है तो किसी होटल में रूम लें, तो उन लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। स्पेशली जो खवातीन होती हैं, आप देखें ना, उनके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल है। दूर दराज से लोग आए हुए होते हैं, कहाँ से आए हुए हैं, मतलब सिंध से भी लोग यहाँ आए हुए होते हैं, बलूचिस्तान से यहाँ लोग आए हुए होते हैं, जनूबी पंजाब में तो यहाँ चल ही रहा है ऐसे ही है। लेकिन ये कि दूर दराज से जो लोग आए हुए तो उनके लिए बड़ी मुश्किल, उनको फैसिलिटीज की जरूरत होती है। अच्छा, कल हम बिलाल यही बात कि जो हमारे तरक्याती मंसूबे हैं ना, जो हम लोगों ने जिनके ऊपर प्रोजेक्ट हमारे चल रहे थे, हॉस्पिटल्स के चल रहे थे, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट के चल रहे थे, चाहे आपके रोड्स के हवाले से हम बात कर लें। कल मैं वज़ीर आला जो हमारे पंजाब है, मैं उनकी भी यही सोच रही थी कि अच्छा फलां रोड्स अब हमने कर दिए हैं स्टार्ट, ये बन जाएंगे। भाई कब बनेंगे? ये तो हम बड़े अरसा दराज से ये चीजें सुन रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, कोई उसमें बेहतरी दिखाई नहीं देती। लोग परेशान, लोग परेशान दिखाई देते हैं। क्यों? जाहिर सी बात है जो हमारी सियासी सूरत हाल है, हम उन चीजों से ही अभी तक जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही आप अभी सड़क पे बाहर निकले ना तो आप 5 मिनट से ज्यादा स्मूथली नहीं चल सकती। कहीं ना कहीं कोई घड़ा आ जाएगा या कोई गटर की सूरत हाल, सीवरेज का सिस्टम है। मुल्तान की सड़कों का तो बिल्कुल भी कोई हाल नहीं है। इसी तरह से जैसे आप बता रही हैं तरक्याती जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैं जैसा कि जो बीट्स करती हूँ, जैसा कि सोशल वेलफेयर हो गया, औकाफ वगैरह, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं। अच्छा, फंड्स की बात आए तो अक्सर जब उनसे फंड्स का, हाँ जी फंड्स तो मिल गए, लेकिन वो फंड्स जाते कहाँ हैं? अगर वो नजर नहीं, हाँ कुछ हमें उसकी प्रोग्रेस नजर आए, कुछ हमें उसके में बेहतरी कोई नजर आए, बिल्कुल ऐसे ही है। वो चीजें हम मिस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे है कि मुल्तान में हम गए, जैसे मुल्तान एक खूबसूरत शहर है, और अगर उसमें अगर मज़ीद उस खूबसूरती के लिए हम समझते हैं कि अब वो चीज खूबसूरती रही ही नहीं है। जहाँ जाए आपको रोड्स की बदहाली का शिकार है वहाँ पर, और जहाँ पे रोड्स बन रहे हैं वहाँ पर या तो आपको मलबा नजर आएगा, सिर्फ मिट्टी नजर आएगी, और फिर रोड्स बहुत ज्यादा तंग हो चुकी हैं। जैसे कि एक तो घंटा घर हमारा सबसे मेन रोड है जा रही है। अच्छा, जितनी तेजी से आबादी बढ़ी है और उसी तरीके से अब हम देखते हैं कि गाड़ियां भी बहुत ज्यादा है। अब तो ट्रैफिक की जो सूरत हाल है, आप बोसन रोड पे चले जाएं, आप गुलगश्त चले जाएं, अब इस एरिया में आपको हर जगह जो है ट्रैफिक अच्छी खासी जो है। अच्छा, मेरा ये नजरिया, मुझे लगता है कि बेशक ट्रैफिक भी ज़ाहिर है ज्यादा हो गई है, आबादी बढ़ रही है तो ट्रैफिक भी बढ़ रही है, सवारियां भी बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे रोड्स भी बहुत ज्यादा छोटे और कंजेस्टेड हैं। अगर आप लाहौर से, कराची या दूसरे शहरों से मवाजना करें मुल्तान का, तो यहाँ पे आपको कोई इक्का दुक्का ही बड़ी सड़कें जो हैं या मॉडल रोड्स हैं वो नजर आएंगे। बिल्कुल, वो मॉडल रोड्स भी सिर्फ नाम के ही मॉडल रह गए हैं। अभी आप 9 नंबर की भी सूरत हाल देख लें ना, वो तो आए दिन जब कभी टूट रहा है, कभी बन रहा है, वो तो आज तक नहीं समझ आया कि उसकी क्या सूरत हाल। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, और इसके साथ साथ हम ब्लू पोट्री पे भी बात करेंगे कि मुल्तान का सदियों पुराना फन है। हम देखते हैं इस हवाले से ये जो रिवायत है ये दम तोड़ती दिखाई दे रही है। अब इस काम में हम देखते हैं बड़ा लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो गया है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा, लोगों का इंटरेस्ट सरकारी सतह पर हाँ इस तरह से कम हो गया है कि ब्लू पॉटरी जो है इसके बारे में कौन नहीं जानता। मुल्तान की एक पहचान है। मैं कहती हूँ दुनिया भर में आप जिस मुल्क में भी जाए, लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आप कहीं भी देख लें आपको ब्लू पॉटरी की कोई ना कोई डेकोरेशन या फिर कोई
ड्राइंग रूम्स में पड़ी हुई या ऑफिसेज में आपको नजर आएंगी ब्लू पॉटरी की चीजें, क्योंकि ये मुल्तान का बहुत पुराना फन है, बहुत पुराना, नस्लों से चलता आ रहा है। और जो तुर्की में अभी तक इसके ऊपर इस फन को उन्होंने जिंदा रखा हुआ है। अच्छा, वहाँ लोग सीखते भी हैं, लोग इस चीज को पसंद भी करते हैं। वहाँ आप उनके घरों को अगर हम अक्सर जब देखते हैं तो उनके घरों में इस तरह की पेंटिंग्स और इस तरह की चीजें जो है आपको ज्यादा नजर आएंगी। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना, मैं समझती हूँ यहाँ पर फन है, इतना टैलेंट है, जो लोग इतने अरसे से काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है एक तो महंगाई ने बहुत ज्यादा चीजों को अफेक्ट कर दिया है। शायद लोगों को अगर आप देखें ना तो अपनी गुजर औकात की इतनी ज्यादा टेंशन हो गई है कि उन्होंने इस तरफ आना छोड़ दिया है। या एक बड़ी वजह यह भी है कि जब आप फन की कदर नहीं करते और फनकारों की कदर नहीं करते तो फिर वो रिवायत दम तोड़ ही देती है। बिल्कुल, वो रिप्लेस भी किया है, जैसे कंप्यूटराइजेशन है ना, जैसे अब देखिए पेंटर थे, इसी के पैरेलल थे ना, जबकि ब्लू पॉटरी के जो एक्सपर्ट्स हैं, ये जो पेंटर थे, ग्राफिक्स बनाते थे, डिजाइन करते थे, पेंसिल स्केच था, फिर कलर पेंटिंग, वाटर पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, तो उसको रिप्लेस किया सारी डिजिटल मीडिया ने। अब आप इसी कलर में पैनाफ्लेक्स जो है आराम से 5 मिनट में डिजाइन कर सकते हैं, और सैकड़ों किस्म का कोई डिजाइन मौजूद है। तो ब्लू पॉटरी में तो बाकायदा एक डिजाइनिंग थी ना, और एक खास बड़ी मेहनत और बड़ा आपका इसमें आपकी बड़ी लेकिन एक मेडिकल साइंस ये कहती है बेसिकली डिप्रेशन काम करता है। जो लोग पेंटिंग्स करते हैं, इसमें करते हैं, जब से हमने इन चीजों को छोड़ा और हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरफ गए हैं, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो सस्ता पड़ता है, ये कॉस्टली पड़ता है, ये थोड़ा तो ये जैसे अभी मैडम बात की है कि उसमें साफ ज़ाहिर है कि फाइनेंस का भी एक बड़ा एक अहम फैक्टर है कि आप उसमें कि वो एक चीज़ आपको चंद सैकड़ों रुपीस में मिल रही है, हजारों में मिल रही है, तो परचेजिंग में इंसान कहता है कि वो चीज़ प्रेफर करे जो सस्ती है। और फिर वाकई एक ओरिएंटेशन भी नहीं रही, एक हम अपने रिवायत से, अपने एक हिस्ट्री से जुड़े हुए हमने अपने बच्चों में वो चीज़ें कन्वर्ट नहीं की। अच्छा, उन्हीं जो आर्टिस्ट हैं, मैं क्योंकि हमारे अक्सर शो में भी आते हैं, तो उनसे जब भी बात होती है तो वो यही कहते हैं कि ये फन आगे बच्चे भी उनके जो है वो नहीं अडॉप्ट नहीं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को और बड़ों को जब इस हाल में देखते हैं कि हमारे वालिदैन की कदर नहीं की जा रही है, जो कि इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, तो फिर हमें इसमें क्या मिलेगा, इसलिए वो दूसरे शोबों की तरफ जाते हैं। अब इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लू पॉटरी का मैंने विजिट किया था लास्ट वीक, तो वो 1980 में कायम किया गया था। देख लेना, उसको इतने ज्यादा साल हो गए हैं। जब हुकूमत ने ये देखा कि ये इसके जरिए तो हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जाहिर है पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, मंगवाते हैं, तो क्यों ना इस फन को जो है वो जिंदा किया जाए। अच्छा, जो आम एक कारीगर होता है ना, जो घर बैठे या अपने लेवल पे कर रहा है, या जैसे मुल्तान क्राफ्ट बाजार के लोग हैं, वो तो एक ही बंदा है ना जो कर रहा है, जिसने लैम्प भी बनाने हैं और फिर उसके सारे करने हैं। लेकिन यहाँ पर एक पूरा इदारा बना हुआ है, एक तो वहाँ पर सेल्स पॉइंट बना हुआ है उसका, ठीक है। जब कोई वहां पर आता है विजिटर, तो वो देखता है अच्छा चीजें पड़ी नहीं है, फिर वो उनको ऑर्डर देते हैं। फिर उनका एक पूरा उन्होंने कारखाना और फैक्ट्री बनाई हुई है, जिसमें जो ब्लू पॉटरी के बर्तन होते हैं ना, उसमें मट्टी जो यूज होती है वो सवात और मेरा ख्याल है सिंध के इलाकों से पहले वो मट्टी मंगवाते हैं, और फिर कोई 8 से 9 कारीगर हैं जिनके हाथों से होकर एक जो है वो ब्लू पॉटरी का बर्तन या कोई डेकोरेशन की चीज जो है वो तैयार होती है। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके अलावा यहाँ पर जो रेट्स हैं उनमें भी काफी फर्क है। जैसे जो लोकल बाजारों में शॉप्स वगैरह ब्लू पॉटरी की बनी हुई हैं, उनकी निस्बत यहाँ पर कीमतें जो हैं वो काफी कम हैं, काफी मतलब नॉर्मल प्राइस में मिल जाती हैं, रीजनेबल हैं। लेकिन यहाँ भी यही हाल है। यहाँ तो अब जाहिर है जो कारीगर हैं उनके या जो सारा स्टाफ है वो गवर्नमेंट के अंडर है, उनको उनकी सैलरीज भी मिल रही हैं, ठीक है। फिर उसके साथ साथ ये टेप्टा के साथ भी मुंसलिक हो चुका है। सही। जो टेप्टा में टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए यहाँ पर 6 महीने के शॉर्ट कोर्सेज करवाए जाते हैं उनको ब्लू पॉटरी के। अब उसमें देखिए जिन बच्चों को इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पर आते हैं और फिर एडमिशन लेते हैं, वो सीखते हैं। आगे उनके ऊपर है कि वो या तो सीख कर सिर्फ घर बैठ जाते हैं, सिर्फ शौकिया कर रहे हैं, या फिर वो उनके अंदर ये जज्बा भी पैदा हो रहा है कि भाई ये हमारा एक फन है ब्लू पॉटरी का, इसको हमने मरने नहीं देना, जिंदा रखना है हमने इसको। जिस तरह से हमारे जो इतने सालों से जो हमारे अबावजदाद काफत का हिस्सा है, इसको हम खत्म तो नहीं कर सकते। मुल्तान की पहचान है, बिल्कुल मुल्तान की बाकायदा पहचान है। अच्छा, पहचाना ही से ज्यादा मुल्तान का। आप जैसे आप टाइल्स को देखें, इवन के मकबरों में लगी हुई जो टाइल्स हैं वही ब्लू पॉटरी का ही एक उसमें अक्स नजर आता है। बिल्कुल ऐसे। और जितना काम हुआ है और जितनी मैं कहती हूँ बारीकी से और खूबसूरती से
तो वो बंदा इंसान की वजह से अक्ल दंग रह जाती अक्ल दंग रह है जाती कि है। इतना खूबसूरत और एक्सपोर्ट का एक प्रॉब्लम है इसमें ये होना कि मतलब मुझे कंफर्म नहीं है वैसे, लेकिन ये है कि जो हमारे जो चाइना और जापान को मिसाल दूं तो उसमें ये है कि स्मॉल इंडस्ट्री का कंसेप्ट है कि आप जो छोटे लेवल पे चीजें बनाते हैं तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हमारी ब्लू पोल्ट्री को एक्सपोर्ट की तरफ अगर ले जाया जाए ज्यादा हद तक तो मेरे ख्याल में और ज्यादा इसका एक्सपोजर भी होगा और इंस्टीट्यूट बना दिया जाए इसमें ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल तो वो के है वो इंस्टीट्यूट जो उन्होंने विजिट किया बता रही है, मैंने भी एक दफा विजिट किया था, तो उसमें डेफिनेटली है वो ट्रेनिंग, लेकिन एक बाकायदा जैसे यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफर कर दे या कोई कॉलेज इसको जो है ग्रेजुएशन लेवल पे कोई कोर्स ऑफर कर दे ब्लू पोल्ट्री का, तो फिर इसका है कि बका के चांसेस ज्यादा हैं कि ये ज्यादा अच्छे तरीके से लोग उसको हैंडल करेंगे। बस वही बात है ना, आर्ट की अगर बात की जाए तो अक्सर लोग यही कहते हैं आर्ट जो है वो बड़ा एक्सपेंसिव यहाँ पड़ जाता है हमारे पाकिस्तान में। वो जब कम होगा तो एक्सपेंसिव होगा, जब तो उसको लोग जो है ना उसको करते हुए बहुत कम लोग जो है, अगर डिपार्टमेंट की भी बात करें तो ये था कि बहुत कम लोग जो है वो आर्ट की तरफ। एनसीए शुरू हुआ था लाहौर में, एनसीए बहुत अच्छा चला डिपार्टमेंट हमारे, अच्छा फिर थोड़ा सा रिवायती भी होता है। अब यहाँ पे जब एनसीए शुरू हुआ, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ, तो हमारे जो इर्द गिर्द के हमारे लोग हैं वो कहते नहीं ये तो आर्ट्स का है, इसमें क्या है ड्राइंग सिखानी है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। इसमें सबसे पहले मैंने जैसे अर्ज किया कि जो भी हम डिग्री हासिल करना चाहते हैं हम उसको आउटपुट पहले सोचते हैं कि हम इससे कितना अर्न करेंगे, और ये चीज हमें टेक्नोलॉजी तरफ लेके जा रहे हैं कि आप टेक्निकल नॉलेज सीखें और डायरेक्ट अर्निंग में जाएं। लेकिन ये है कि आर्ट्स को जिंदा रखना चाहिए, ये तो इंसान की एक सोसाइटी है। क्योंकि केमिस्ट्री के हिसाब में पीएचडी केमिस्ट्री में ही की जी, मैंने केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं कि ये कितना, या लोग इसको वैसे ज्यादा केमिस्ट्री की तरफ जाते नहीं है, बहुत कम लोग केमिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है वो चूज करते हैं। नहीं, दुनिया में तो बहुत है, दुनिया में अब लास्ट टाइम एबरडीन यूनिवर्सिटी में एक दोस्त से बात हुई तो वो कहते हैं सबसे ज्यादा एडमिशन केमिकल साइंसेज में हो रहा है। आईटी के बाद, आईटी क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दुनिया में अब छा रही है तो इसमें केमिकल साइंसेज एक जो दौर गुजरा है जिसको 20वीं 21वीं सदी में हम कहते हैं सारा केमिकल ही रहा है। आप देखें आपने पैरास्टामोल है, यानी एसिटामाइनोफेन केमिकल्स का नाम है, आप मेडिसिन खाते हैं और जितनी आपकी कॉस्मेटिक्स हैं ये सारे केमिकल्स ही रहे हैं इसमें है। तो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट इसलिए है कि स्कूल से नहीं बनता, टीचर अच्छे नहीं मिलते और स्पेशलाइज्ड टीचर नहीं होते, स्कूल में टीचर का फुकदान है, और केमिस्ट्री ये बता दिया जाता है कि ये मुश्किल है, तो वो मुश्किल कहाँ एक सब्जेक्ट हमने कह दिया, पहले से कह दिया और हालांकि इसको अच्छा इसकी इंटरेस्ट बायो में ही अब बायो जो है वो मुश्किल है, केमिस्ट्री में वो मुश्किल है। तो इस हवाले दुनिया में जितने काम हो रहे हैं सारे केमिकल साइंस में काम हो रहे हैं। बिल्कुल, इस पर मजीद भी हम बात करेंगे, नाज़रीन भी साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, शहर ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आज मुल्तान का मौसम खुश्क सर्दी की लपेट में दिखाई दे रहा है। आज अगर मुल्तान के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसी तरह से अगर मुल्तान के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। आज अगर हवा में नमी के तनासुब को देखा जाए तो आज मुल्तान में हवा में नमी का तनासुब 83% तक रिकॉर्ड किया गया है। आज अगर मुल्तान के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 142 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से देखा जाए कि पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग क्या है तो आज मुल्तान 9वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। आज अगर धुंध की सूरत हाल को देखा जाए तो आज मुल्तान शहर में धुंध की शिद्दत में नुमाया कमी देखी गई है। धुंध की शिद्दत में नुमाया कमी देखे जाने की वजह से अगर देखा जाए कि मोटरवेज और फ्लाइट ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है तो मोटरवेज हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खुली हैं। अगर बात की जाए M4 मोटरवेज की तो M4 मोटरवे पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खुली हैं। अगर इसी तरह से शेरशाह से जाहिर पीर इंटरचेंज की बात की जाए M5 मोटरवे की तो M5 मोटरवे भी हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खुली है। इसी तरह से अगर बात की जाए आइंदा 24 घंटों के दौरान की तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान का मौसम बादलों की लपेट में रहने का इम्कान है। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान का मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी की जा रही है कि अलल सुबह और रात के औकात में काफी ज्यादा धुंध भी देखी जा सकती है। इसी तरह से अगर देखा जाए कि फ्लाइट ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है तो फ्लाइट ऑपरेशन भी
मामूल के मुताबिक जारी है। अगर देखा जाए कि गुज़िश्ता दिनों मुल्तान का मौसम किस तरह से था, तो गुज़िश्ता 3-4 दिनों से मुल्तान का मौसम सेम इसी सिचुएशन में रह रहा है। मुल्तान में सुबह के औकात में और रात के औकात में खुश्क सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा हो जाता है और दिन के औकात में सूरज अपनी आबोताब के साथ चमकता है। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। अच्छा, क्योंकि जैसी बात है मौसम की, जिस तरह हम बात कर रहे थे, इस मौसम में जो है वो आपको एहतियात करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बात कर रहे थे हम अपने एजुकेशन सिस्टम पर, थोड़ा सा को एजुकेशन पे भी बात कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं, को एजुकेशन की क्या अहमियत है और क्या उसके मसाइल हैं? अगर आप सोसाइटी के हिसाब से देखें तो सोसाइटी का कल्चर जो है वो हर सोसाइटी का अपना कल्चर होता है। हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो उसको डिस्करेज करते हैं, लेकिन एज फार एज हम मेरी हद तक बात करते हैं, जो मेरा जो स्टूडेंट से एक्सपोजर है और मैंने चीज़ों को सीखा है, तो मैं तो को एजुकेशन को मतलब कि फेवर करता हूँ। को एजुकेशन में एक तो ये है कि एक मैच्योरिटी है, स्पेशल ग्रेजुएशन में। अब जैसे बाद मतलब यूनिवर्सिटी में कर दिए, उनके कॉलेज में भी। अब हमारे यहाँ जितने कॉलेज मुल्तान सिटी में हैं जो कि ग्रेजुएट कॉलेज हो चुके हैं, तो वहाँ सारी को एजुकेशन, इवन के स्टाफ भी को हो चुका है, तो को स्टाफ है, को एजुकेशन है, सारा वो सिस्टम है। तो इसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो मतलब कि काफ़ी इंकरेजिंग होते हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस आता है। और दूसरा जो खास तौर पे हमारे यहाँ जो एक वो ट्रेनिंग देने का एक मजा आता है जिसमें हमारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि हमारे यहाँ जो समझा दिया गया है बचपन से गलत कि जनाब ये फीमेल जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, इनसे आपने मतलब एक फासला रखना है, फलां करना है, फलां, वो सिस्टम जो है को एजुकेशन जो है उसको खत्म करता है। आप कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, मेल फीमेल से अपने मसाइल हल करते हैं, तो काफ़ी हद तक इसमें मतलब है कि मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। बहुत बेहतर सिस्टम है और उसको जारी रहना चाहिए। सही। अच्छा, और इसके साथ साथ जिस तरह अभी हम केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, आप समझते हैं जो इस टाइम पाकिस्तान की मईशत का हाल है उसमें केमिस्ट अपना किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं? केमिस्ट्री है कि इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स, जो मेरा एक सजेशन है, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को क्लास में भी बात करता हूँ कि हमें जो है बेसिकली स्मॉल इंडस्ट्री से शुरू करना चाहिए। स्मॉल इंडस्ट्री होती है जिसको होम इंडस्ट्री का नाम दिया जाता है। अब देखें दुनिया में इस वक्त जो बड़ी मईशत हमारे सामने आ रही है, चाइना और उसके बाद इंडिया है। और इंडिया और चाइना का जब मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा स्टडी किया इंडस्ट्री के हवाले से, मैं इंडस्ट्री में भी काफी अर्सा रहा हूँ, मैंने बहुत अर्सा इंडस्ट्री में पहले काम किया प्रोफेसरशिप से पहले। अच्छा। तो इंडस्ट्री में ये है कि आप लोग स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं। मसलन ये जो एक कप मेरे साथ ये पड़ा हुआ है ना, तो मुझे फर्ज का नहीं बनाना आता है, तो मैं अब इसको चाइना में क्या हो रहा है या इंडिया में क्या हो रहा है, वो जो बंदा एक्सपर्ट है वो कहते हैं मुझे कप बनाना आता है और मैं इसको दिन में 10 कप बना सकता हूँ। तो गवर्नमेंट उसको कहती है कि आप 10 बना सकते हैं, आप 100 बनाएं, हम आपको उसका जो है 50% बजट हम देंगे, एक्सपोर्ट हम कराएंगे और आप उसको मतलब स्मॉल इंडस्ट्री में लेके वो 10 से 100 कप जो है बना रहे हैं और एक्सपोर्ट करें। अब आपको जितना चाइना की चीजें आ रही हैं, कभी आप इंडस्ट्री विजिट करें, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई बल्क में इंडस्ट्री नहीं है, वो छोटी छोटी होम इंडस्ट्रीज हैं, वो कलेक्ट कर रहे हैं और चीज़ों को आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो केमिस्ट जो है डेफिनेटली काम कर सकता है। अब जैसे आपकी मिसाल के तौर पर सैनिटाइजर आया था हमारे कोरोना के दिनों में, आप यकीन करें बाज़ इदारों में मेरी बात हुई, बड़े इदारों में, मैं नाम नहीं अब यहाँ पे लेना चाह रहा, तो बड़े बड़े प्रोफेसर हजरात कहते थे यार वो तो मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। आप यकीन करें मैंने एक प्रोफेसर को जाके कहा, मैंने कहा भाई आइसो प्रोपाइल अल्कोहल में कोई फ्रेगनेंस डाल लें, डायलूट करें, घर में जहाँ मर्जी इस्तेमाल करें। फिर मेरे मशवरे पे एक इदारे ने उसको बाकायदा बनाया और उसको लेबल करके अपने दोस्तों में उसको सर्कुलेट किया। ये आम सी बात है, आम सी बात। फायदा तो सर्फ किस घर में इस्तेमाल नहीं होता? हाँ, आम सी बात है। हाँ जी। और इसमें कोई ऐसा फार्मूला, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ। तो केमिस्ट बना सकता है। कॉस्मेटिक्स, अब ग्लिसरीन है, ये आम चीजें, ये तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वैसलीन टाइप चीजें हैं, छोटी कॉस्मेटिक्स हैं, तो ये चीजें हम घरों में बना सकते हैं। लेकिन मसला ये है हमारे यहाँ अगर कोई बंदा आज मुझे आप कोई फार्मूला बता के कुछ हम भी फायदा हो हम लोगों को। हाँ बिल्कुल जी, आपको बताएंगे। तो हाँ। इसमें जो स्मॉल इंडस्ट्रीज अगर हम उसको सपोर्ट करें और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल समझाएं और उनको गाइड करें कि भाई आपने जाके फलां फलां छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करें, तो हम इसको मैशत पर काफी हद तक हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चीजों को अगर तवज्जो करें। मेरे लास्ट टाइम भी एक दफा डॉक्टर तौर रहमान साहब से, हमारे उस्ताद भी हैं, सीनियर हैं, जो साहब मिनिस्टर रहे हैं, तो उनको से भी हमने ये चीज़ डिस्कस की कि आप जब पावर में होती हैं तो आप इन चीज़ों को क्यों नहीं मार्केट में लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते कि ये चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बेरोजगारी बढ़ती है, लोग परेशान हैं। अच्छा, फिर लोगों को आज तक अपना रास्ता ही नहीं, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि आपने आगे चल के करना क्या है। अब आप किसी मॉल में जाएं, आपको बहुत बड़ी एक रेंज मिलेगी, ये जनाब ये क्लीनर्स हैं, ये क्लींजर हैं, ये जनाब आपके जो
सोप्स हैं या जो ये सर्फ वगैरह, जी तो आम चीज़ें स्टूडेंट्स बना सकते हैं घरों में बैठ के। तो अगर हम इसको सपोर्ट करें और स्टूडेंट, और इस पे प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम फिर दोबारा वही मैं कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट का आता है। वो ये होता है कि हमने जो इदारे छोटे छोटे बनाए हुए हैं, वो इदारे इन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के बजाय डिस्करेज करते हैं। मसलन अगर किसी बंदे ने जमा, मेरी आंखों देखा हाल है, किसी बंदे ने कुछ जमा तफरी करके कुछ पेमेंट इकट्ठी करके छोटा सा इंडस्ट्री का इदारा बना लिया, तो उस पर ये इदारे आके चेक एंड बैलेंस लगा दें कि आपके पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। भैया आप एक केमिस्ट को, जो कि साइंटिफिक आदमी है, उसको आप काम करने से रोक रहे हैं, और एक लेमैन को आप मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, और लेमैन आपको पैसे दे रहा है, जो केमिस्ट है वो आपको पैसे नहीं दे सकता। तो अगर हम गवर्नमेंट थोड़ा सा यहाँ रूल्स रिलैक्स करे, और इन जो टेक्निकल लोग हैं, केमिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, केमिकल इंजीनियर्स हैं, इनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने दें, तो मैशत बहुत बेहतर हो सकती है। वही बात है ना कि सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हुकूमती सतह पर हर किसी को, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं, हुकूमत की इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, जस्ट रूल्स नॉर्मल करके उनको थोड़ा सा फ्री हैंड दे दें, ताकि जो है सहूलतें भी दे देंगे। अगर वो चाइना और इंडिया का मॉडल हमारे सामने है। अब नेक्स्ट चाइना, हम बार बार बात करते हैं, चाइना जो है बड़ी मईशत बनने जा रहा है, और इंडिया उसके बाद आ रहा है, उसके बाद बांग्लादेश। अच्छा, ये बात बाकी आपकी बात को वो करूंगी, सेकंड करूंगी कि इंडिया इस टाइम जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी में भी वो बहुत आगे जा रहे हैं, और बेहतर मईशत उनकी। मैंने जो इंडिया में एक और चीज स्टडी की है ना, इंडिया की जो उसमें खासतौर पर फार्मास्यूटिकल्स में और केमिकल्स में जो उसकी तरक्की का राज है, दुनिया में पेटेंट जो होता है ना, जो रिसर्च प्रोडक्ट होती है ना, फर्स्ट कर जैसे एसिटोमाइनोफिन था या सिप्रोफ्लॉक्सासिन में, ये एक बंदा सिंथेसाइज करता है, उसका 20 साल का पेटेंट होता है। उसके बाद पेटेंट मीन्स कि वो बना सकता है इदारा, और कोई नहीं बना सकता। दुनिया में जैसे ही पेटेंट एक्सपायर होता है, इंडिया और चाइना सबसे पहले सिंथेसाइज शुरू कर देते हैं, और ये सिंथेसिस कोई मुश्किल नहीं, केमिस्ट्री का एक प्रोसेस है। हमारी इंडस्ट्री में या यूनिवर्सिटी में कोई बंदा इसको मतलब बूस्टअप सपोर्ट नहीं करता कि हम इसको करें। जैसे दुनिया में पेटेंट एक्सपायर होते हैं, आप उसको सिंथेसाइज करें, मार्केट करें, वो तो आम है। अब पैरास्टामोल आज भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं, अगर हम खुद सिंथेसाइज करना शुरू कर दें। अब लास्ट में पैरास्टामोल के शॉर्ट हुए, मतलब पूरे पाकिस्तान में पैनाडोल या पैरास्टामोल नहीं मिल रहा था लोगों को, तो हम खुद सिंथेसाइज करें और खुद मार्केट करें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि चाइना और इंडिया की जो तरक्की का राज है, जैसे दुनिया का पेटेंट एक्सपायर हुआ, उन्होंने सिंथेसिस शुरू कर दिया, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स में हो, केमिकल्स में हो, इवन आईटी में भी। आईटी में बहुत बड़ी पावर हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पर हमें वही चीजें हैं ना कि हमने अपने तालीमी निजाम को बहुत आगे बस मिलजुल के करने की जरूरत है, प्रॉब्लम नहीं है। और हिंड्रेस हम लोग जो एडवांस सोचते हैं कि ये होगा तो तब मैं ये करूंगा, ये गलत है। जो कुछ है उससे हम शुरू करते हैं, उसी से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ सीधा आपसे भी ये जानूंगी कि मुल्तान शहर में आटे का इस टाइम जो है बहरान है, क्योंकि हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं शो में, पिछले हफ्ते से हमारी यही बात चल रही है कि लोग जो हैं, एक आम बंदे के लिए एक रोटी खाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया। आटा लेने के लिए मैं कहती हूँ, या तो आपको अपनी जान देनी पड़ेगी, या आपको बेहोश होना पड़ेगा, या आपको लड़ना भिड़ना पड़ेगा। मतलब ये चीजें हम देख रहे हैं। बिल्कुल, पूरे शहर में यही सूरत हाल है। आप कहीं चली जाएं, जैसे कि जो आटा पॉइंट्स बने हुए हैं, यूटिलिटी स्टोर्स बने हुए हैं, या जो बड़ी लंबी लाइन है, लोकल मार्केट में जो पॉइंट्स बने हुए हैं ना, वहाँ पर सिर्फ आपको मतलब आप ये सोचते रह जाएं कि क्या दुनिया में सिर्फ यही रह गया है, हमारे शहर में सिर्फ यही रह गया है कि लोग अब आटा खरीदने के लिए इतना ज्यादा मजबूर हो गए हैं। और ये ज्यादातर हमारा मिडिल क्लास हो गया या जो लोअर तबका है वो बहुत परेशान है। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुलाम रब्बानी हमारे साथ मौजूद हैं लिया से, क्या कहना चाहेंगे? हेलो, सवाल है रजा साहब से। जी जी। कि सवाल ये है कि देखिए ना, हमारा तालीम जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में हर बोर्ड में, सुल्तान बोर्ड हो, हमारा ये पीजी खान है, इस तरह जितने भी बोर्ड है सारे ना। आपका क्वेश्चन आप रिपीट करें प्लीज, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैंने कहा सर हमारे, जी जी, मैंने कहा हमारे जो पूरा मतलब बोर्ड है ना पूरा पाकिस्तान के। अच्छा, आप उनकी समझ नहीं आ रही है इस टाइम, आवाज क्लियर नहीं है। कोई मुल्तान बोर्ड से रिलेटेड बात कर रहे हैं या ऐसे बात करना चाह रहे हैं? क्लियर नहीं हो रहा, हमेशा कोर्सेज की बात कर रहे हैं शायद। हाँ, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं कि मार्क्स बच्चों के ज्यादा आते हैं, यही क्वेश्चन है? तालीमी निजाम जो है वो हमारा ठीक नहीं है। हाँ जी, वो उस पे तो बात हमारी हुई है, कई दफा ही बात हो चुकी है। मेरे ख्याल में बोर्ड्स को कंपैरिजन में शायद बात कर रहे हैं, बोर्ड से रिलेटेड ही कुछ बात करना चाह रहे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। औरंगजेब साहब थे, क्या नाम था? गुलाम रब्बानी साहब का। तो उसमें यह है कि वो
क्लियर हो तो फिर उस पर मैं आंसर कर कुछ पाता हूं। कुछ बोर्ड से रिलेटेड ही चीजें चल रही थी, जी, जी। क्योंकि हम देख रहे थे कि हाँ। बोर्ड से रिलेटेड उनका बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछना चाह रहे हैं क्लियर हो तो ऐसे फिर बच्चों के भी थे जो पढ़े लिखे बहुत ऐसे कम और उनके मार्क्स बहुत ऐसे हाई लेवल पे आए हुए थे। पुरानी बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल इस पे मजीद हम बात करेंगे, हमारे नाज़रीन साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, बात हो रही थी हमारे आटे के बहरान पर। हाँ बिल्कुल, हम यही कह रहे थे कि मतलब पूरे शहर में इस वक्त सूरत हाल ये है। अभी 2 दिन पहले तो ये था कि हड़ताल हुई हुई थी बिल्कुल। फ्लोर मिल्स की, और इनकी आपस की कोई रंजिश चल रही थी, कोई इनके मुतालबात थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। तो इस वजह से मुल्तान में कोई 8 से 10 के करीब जो हैं शहर के अंदर आटा पॉइंट्स हैं मुख्तलिफ जगहों पर, वो सारे बंद पड़े थे और सिर्फ किले के ऊपर एक आटा पॉइंट जो है वो खुला हुआ था। वहां आप देखें, ऐसे लग रहा था कि पूरा शहर ही वहां पर पहुंच गया है। मतलब 2 वक्त की रोटी खाना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया। हम घर बैठे या हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार सब सही तो चल रहा है। हाँ। आप मॉल्स में देख लें, आप रेस्टोरेंट्स में देख लें, रश है, ठीक है, वो भी चीजें हैं, लेकिन आप उन लोगों को भी तो देखें ना जो इस महंगाई से इतना ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, सही बात। जिनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। अब जो हमारे जो दिहाड़ीदार तबका है वो अपनी नौकरियां छोड़कर, अपनी दिहाड़ी छोड़कर वहां पर लाइनों में लगे हुए हैं आटे के लिए। और अभी जैसा कि 2 से 3 केसेस भी आए थे कि एक बंदा वहां पर बेहोश हो गया और 1-2 की तो जान भी इस तरह से चली गई है। तो हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है कि आप लोगों को जो रोटी कपड़ा और मकान का जो एक दावा था वो तो धरा ही रह गया ना। बिल्कुल, महंगाई इस कदर बढ़ रही है, इस कदर बढ़ रही है कि आगे अब लोग कहते हैं कि मतलब हम 2 वक्त की रोटी सोचें, जैसे तालीम और सेहत तो फिर बात की बात है ना, कोई जब खाना ही नहीं खाएगा तो जिंदा कैसे रहेगा। अच्छा, वही आ जाती है, बेसिक चीजें ही हमारी नहीं ना, चीजें हमारी ये बिल्कुल आपका खाना पीना हो गया, आपकी एजुकेशन हो गई, सेहत हो गई। हाँ। ये दोनों चीजें, तीनों चीजें अब महंगी हैं। बिल्कुल ऐसी मुझे लगता है हम लोग पुराने दौर की तरफ जा रहे हैं, जब ये वक्त आ जाएगा कि लोगों के पास कुछ होता नहीं था खाने के लिए, तो वो फिर कई दिन फाके करते थे। शायद यही सिचुएशन इस तरह से आ जाएगी। आने वाले जो टाइम है उसमें यही अलार्मिंग सिचुएशन यही है कि आपको खुराक का जो है वो कमी का सामना करना पड़ सकता है। आप इस हवाले से देखें, क्योंकि हमारी ज़राअत जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। अभी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा महंगी हैं। अच्छा, अक्सर हम हुकूमत की तरफ देखते हैं, अगर नजरें उठाकर उम्मीद लगाते हैं तो उनकी तरफ से भी आपको कोई खास आपको कोई चीज नजर नहीं आती। वो यही कहते हैं ना इंपोर्ट के पैसे हैं ना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हमारी जो हैं, आटा मिल रहा है शहर में, आटा तो है स्टोर्स पर, करियाना स्टोर्स पर आटा तो है, लेकिन वो महंगा है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। एक जो हमारी जो आबादी का बड़ा हिस्सा है वो लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि महंगा आटा खरीदें और फिर उसको इस्तेमाल करें। तो लोग जाते हैं सस्ते की तरफ कि हमें कहाँ से बचत हो रही है, बाकी भी तो अखराजात पूरे करने हैं। तो वो सस्ता आटा हो गया, घी हो गया, उसको इतना ज़्यादा मुश्किल कर दिया गया है आवाम के लिए कि लोग अपना काम काज सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ पर खड़े हुए हैं। औरतें हमारी बेचारी जो हैं वो अपने घरों के काम छोड़ के जो है वो आई नहीं है। सुबह सुबह से लोग लाइनों में लगे होते हैं। ऊपर से फिर इन्होंने एक टोकन और शनाख्ती कार्ड वाला जो सिस्टम शुरू किया हुआ है, उसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। हाँ। वो उसी चीज़ में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है कि पूरा दिन आपको आटा खरीदने में लग जाता है। अच्छा, जो आटा मिल रहा है अभी ये भी शिकायत क्वालिटी, वो क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी वो आटा खाने के काबिल भी नहीं है। तो इस हद तक जो है लोग, अच्छा आप इतने देर इंतजार भी करें, आप मार भी खाएं, आप लड़ें भी सही, आप पूरा दिन गुजार कर अगर शाम को एक आटे की थैली अगर आप हासिल भी कर लेते हैं तो वो इतनी काबिल नहीं होती कि आप जो है वो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग इस इशू पे भी कर रहे थे। एक माहिर ग़िज़ायात से भी हमने बात की है कि अगर हम ये इस तरह का खा रहे हैं, मिलावटी आटा है, उसमें पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने डाली हुई हैं कि वो ब्लैक कलर की रोटी जो है वो बनती है। पेड़ा नहीं आपका बन सकता ना, रोटी आपकी आप उसको स्मूथ नहीं है ना, वो स्मूथ नहीं है। तो इस वजह से वो अंदर जाके हमारे साथ क्या करेगा। मतलब लोग अच्छा, क्योंकि भूख से जाहिर सी बात है, लोग कहते हैं मजबूरी है तो वो खाने पे मजबूर है, लेकिन उसके बाद जो आपको सेहत के हवाले से मसाइल हैं वो फिर बिल्कुल ऐसे ही है, वो फेस करने पड़ते हैं और वो आवाम कर रहे हैं। ज्यादा खतरनाक है, बिल्कुल ऐसे ही खतरनाक है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये कि गवर्नमेंट को ना या अपना जो हमारी आवाम है, मेरे ख्याल में हमें अल्टरनेटिव सोर्स की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, मैं इस पे कंफर्म तो अभी नहीं बात कर सकता इस लेवल पे, लेकिन ये कि आटे का नेमुल बदल भी तो कोई चीजें हो सकती हैं। तो हम आटे पे ही क्यों इंसिस्ट किए चले जा रहे हैं कि भाई आदम अलैहिस्सलाम उसी वजह से उस जन्नत से निकाले गए थे, या क्या है, आटा ही क्यों खाया जाता है? बाकी मुल्कों में इतना नहीं है आटे का इस्तेमाल। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ हमारे यहाँ तो हमारी एक जैसे कौमी ग़िज़ा है शायद रोटी
रोटी की तो पिज्जा खाने के बाद भी रोटी खाते हैं। रोटी के बगैर है वो कहते हैं ना, सही भूख जो है आपकी रोटी ही खत्म कर सकती है। लेकिन अल्टरनेटिव आप डाइट्स की तरफ जाएं तो आपको जो है वो भी तो देखें ना महंगी है। अगर आप अल्टरनेटिव भी देखें, अगर आप ब्रेड कह दें, चावल कह दें, अच्छा ब्रेड नहीं, कुछ भी कह दें, नहीं खाते, हाँ नहीं खाते। और हमारे चावल ले लें, हाँ तो यहाँ पर जिस तरह हम लोग यहाँ पर खाने के शौकीन हैं, यहाँ पर सभी लोग, तो वो इस तरह रोटी ही जो है वो समझते हैं कि ज्यादा बेहतर ग़िज़ा है और इसमें ताकत भी है, नेचुरल एक चीज है, तो इस हवाले से। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी जानना चाहूंगी कि किला कोना कासिम बाग पर जो अब बनेगा ट्रेन कैफे, इसके हवाले से बताएं, क्या सहूलियात हैं, टूरिज्म को के फरोग के लिए इंतजामिया क्या रोल प्ले कर रही है, इस हवाले से। टूरिज्म पे भी हम तकरीबन हर बार ही इस पे बात करते हैं आसमा, के टूरिज्म जो है ये भी एक, अब तो यहाँ पर मुल्तान में इदारा प्रॉपर एक बन गया है, लेकिन कोई स्टाफ वगैरह उस तरह से प्रॉपर हायर नहीं किया गया। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये एक इदारा बना हुआ है, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, इनकी बिल्डिंग मौजूद है, ऑफिस मौजूद है। इनका टास्क ये है कि मुल्तान की जो कल्चर है और जो मुल्तान की सैर व तफरीह की जगह हैं उनको मज़ीद से मज़ीद खूबसूरत बनाया जाए, वहाँ पर मज़ीद फैसिलिटीज़ दी जाएँ ताकि हमारे टूरिज्म को जो है वो फ़रोग़ मिले। अब ज़िला इंतज़ामिया ने PHA के साथ मिलकर एक यहाँ पर ट्रेन कैफ़े, हमने पहले नहीं सुना होगा मुल्तान में, तो ट्रेन कैफे अभी उन्होंने एक ट्रेन की जो रेलवे कोच है वो किले पर पहुंचा भी दी है। इस सिलसिले में एक ट्रेन की जैसे पूरी बोगी होती है ना, अच्छा, वो किले पर पहुंचा दी गई है, उसको रेनोवेट किया जाएगा और फिर वहां पर जो है एक ट्रेन कैफे बनाया जाएगा। पहले तो कहा गया था कि दमदमा पर जो है वो फूड कैफे या रेस्टोरेंट कोई बनाया जाएगा या फूड स्ट्रीट कायम की जाएगी, लेकिन अब उन लोगों ने इसका मुतबादिल ढूंढ लिया, ट्रेन कैफे बनेगा। ट्रेन में बैठ के आप जो है वो खाना खाएंगे। हाँ, चेंज होगा मुल्तान के लिए, चेंज होगा, बात करते हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से, तो इस तरह की कुछ अगर आप नई चीजें आए तो जरा वो अट्रैक्ट भी करती हैं। अभी आप देखें ना, बच्चे उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। अभी तो हालांकि वो खाली है, वहां पर कोई काम वगैरह उस तरह से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बच्चे वहां जा रहे हैं और तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं कि पता नहीं ट्रेन यहाँ पर आ गई है। तो ये वाली और ट्रेन नहीं होगी जो आपको लेकिन अब महंगाई और इन सारी चीजों के बीच में ना, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, नफ्सियाती इश्यूज लोगों के इतने ज्यादा हो गए हैं महंगाई की वजह से कि ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सैरो तफरीह के करके भी आप अपनी वक्ती तौर पर जो है वो टेंशन या उस तरह से एक आपको राह मिल जाती है थोड़ा खुश होने के लिए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर जो हमारे बाहर के शहरों से या मुल्कों से आए होते हैं उनके लिए भी एक अच्छा स्टेप है ये। उसमें ये है कि अभी उसकी डिजाइनिंग पर और उसको किस तरह से बनाना है, किस तरह से फॉल करना है, PHA उसकी डिजाइनिंग करेगा पहले, फिर उसको डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से इसके अंदर कैफे जो है वो बनाना है। और फिर तो मतलब इसके ऊपर जो है वो काम अभी से तैयार हो गया। अब ये नहीं पता कि किस टाइम जा तक कंप्लीट होगा, इसको बड़ा टाइम लगेगा। अच्छा सुईरा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बनी। आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं खालिद हुसैन साहब जो कि मेट्रोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही इनसे आज जानेंगे कि जो मौसमियाती जानकारी होती है वो कैसे ली जाती है, उसके क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। थोड़ा सा आज इनसे डिटेल में बात करेंगे कि जब हम अक्सर जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आज जो है वो वेदर कैसा रहेगा, बारिश आने वाली है या नहीं आ सकती, जिस तरह ये सारी चीज़ें आज इनसे ज़रा डिटेल में जानेंगे। और इसके साथ ही पहले चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, हेल्थ टिप। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं एवोकाडो पे। ये एक अमरीकी फल है जिसे जो है यहाँ पर जो है लोग बड़े शौक से भी खाते हैं। और अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या पाया जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है और इसमें साथ साथ जो है वो चिकनाई की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसे वो कहते हैं ना दिल के हवाले से अगर हम बात करें, हार्ट के हवाले से, तो उसे दोस्त चिकनाई भी कहा जाता है, क्योंकि हार्ट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और फ़ायदेमंद है। थोड़ा इसकी जो शेप है वो नाशपाती की तरह लगती है, लेकिन इसको डायरेक्टली जो है क्योंकि इसका जो जायके की अगर हम बात करें तो ऐसा होता है चिकनाई वाला ज़्यादा होता है, तो लोग इसको डायरेक्टली खाना पसंद नहीं करते। मोस्टली ये होता है कि आप इसे सैलड वगैरह के साथ जो है खा सकते हैं। अच्छा, और इसमें जो है विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो भरपूर पाए जाते हैं और
इसमें जो आपको हमेशा हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियस होते हैं कि हमारा जो है वज़न ना बढ़े, हम जो वेट लॉस करना चाह रहे थे उनके लिए जो है एवोकाडो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर के हवाले से ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है और इसके साथ साथ जो है आपकी स्किन के लिए जो है एवोकाडो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्पेशली हमारी जो हम घर की ख़वातीन होती है ना, हमें कहते हैं यार स्किन बड़ी अच्छी होनी चाहिए, ग्लो करनी चाहिए, आपकी स्किन पे रिंकल्स ना हो, छाइयाँ ना हो, झाइयाँ ना हो, मतलब नीट एंड क्लीन स्किन जो है वो किसको नहीं पसंद होती। तो एवोकाडो जो स्पेशली है वो आपकी स्किन और बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसका मास्क भी बनाकर अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी काफ़ी आपको फ़ायदा होता है और आपकी स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है, बड़ी ग्लो करती है, क्योंकि इसमें चिकनाई होती है। तो जिनकी स्किन जो है वो ड्राई होती है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जिस तरह आजकल हम बात कर रहे थे पहले भी शो में कि साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये हमारे यहाँ हर दूसरे तीसरे बंदे को ये बीमारी है। उस हवाले से ये एवोकाडो जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है आपको। आपका एक जहनी तनाव कम होता है, आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह ये आपको फ़ायदा दे सकता है। तो जदीद रिसर्च के मुताबिक जो है एवोकाडो आपकी सेहत के ऊपर जो है वो बहुत अच्छे असरात लेकर आता है। इसलिए हमेशा आप जो है वो इसे सैलड के साथ, और कुछ लोग तो इसको जो है वो उसके साथ भी खाते हैं, अपने कॉन्टिनेंटल फूड के साथ, जो स्पेशली उसके साथ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए अपनी सेहत को अच्छा बनाएं, अच्छा खाएं, ताकि आप जो है वो अच्छी सेहत के साथ अपने तमाम काम जो है वो सरंजाम दे सकें। ये हो गई आज की हेल्थ टिप। बात करते हैं जी आज थोड़ा सा वेदर अपडेट के हवाले से। अच्छा, ये थोड़ा मौसम के हवाले से कैसे जानकारी ली जाती है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। तो मौसम के हवाले से इसके जानकारी के लिए, इसकी मालूमात के लिए जो हम फोरकास्ट वगैरह इशू करते हैं तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सही। एक वेदर सेटेलाइट पिक्चर होती है, उसको भी इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ चार्ट्स होते हैं, एनालिसिस करते हैं जिसमें लो प्रेशर और हाई प्रेशर को डिटेक्ट किया जाता है। उसके बाद ये मैनुअली टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर्स वगैरह होते हैं, और विंड की स्पीड या डायरेक्शन के लिए एनेमोमीटर जो उसका स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे डायरेक्शन स्पीड। और हमने बेसिकली देखना होता है कि लो प्रेशर एरिया कहाँ डेवलप हो रहा है, कि लो प्रेशर एरिया जो है वेदर पे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बारिश का जो है वो कह सकते हैं कि वो बारिश आ सकती है। तो हाई प्रेशर एरिया के हवाले से फिर हम कहते हैं कि हमारे पास अगर गर्मियों का सीज़न हो तो वेदर जो है वो क्लियर होगा। अगर हमारे पास हाई प्रेशर एरिया सर्दियों में है तो हाई प्रेशर की एक रेंज होती है, तो उस रेंज के हवाले से फिर जब वो डेवलप होती है तो हमारे पास ये सर्दी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, शदीद सर्दी की, जिसको हम कहते हैं सर्दी की लहर जो है वो आ रही है। तो इसके अलावा मुख्तलिफ राडार पिक्चर्स भी यूज़ की जाती हैं, और इनके ज़रिए से फिर हम इसके एनालिसिस करने के बाद, कैलकुलेशन के बाद फिर हम वेदर फोरकास्ट जो है वो इशू करते हैं। सही। तो मतलब आपको ये डेली इस तरीके से करना पड़ता है या हर घंटे बाद आपको चेक करना पड़ता है? हमारा जो मुख्तलिफ हैं इसमें पैरामीटर, जब हम डेली वेदर फोरकास्ट इशू करनी हो पब्लिक के लिए या लेमैन किसी के लिए भी, तो वो जो हम डाटा वगैरह यूज़ करते हैं तो वो होता है आफ्टर 3 आवर्स, हर 3 घंटे के बाद उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, उसको हम यूज़ करते हैं वेदर फोरकास्ट के लिए। उसके बाद आवरली बेसिस पे जो होता है वो होता है हमारी एविएशन मेट्रोलॉजी, जिसको हम कह सकते हैं हवाबाजी, जिस तरह किसी भी एयरलाइन के लिए जिसको एयरपोर्ट से रिलेटेड जो होती है उसके लिए हम आवरली बेसिस पे जो है ना वो जरा डिफरेंट होता होगा, जिस तरह आपकी फ्लाइट थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। तो फोरकास्ट के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो उसको हम सिनेप्टिक डेटा कहते हैं। अच्छा। वो इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ चार्ट्स भी होते हैं, अपर एयर के चार्ट्स भी होते हैं, सरफेस चार्ट भी होते हैं, जिसमें हम लो प्रेशर, हाई प्रेशर और विंड के देखते हैं कि इसकी मूवमेंट किस साइड पे है, ये सिस्टम को किस साइड पे मूव करेगी, या लो प्रेशर किस तरह मूव कर रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर हम फोरकास्ट जो है बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या समझते हैं इससे कैसे फ़ायदे लिए जा सकते हैं? फोरकास्ट के हवाले से जब फोरकास्ट दी जाती है तो अगर हम देखें काश्तकारों के हवाले से तो उनको ऑलरेडी गर्मियों का सीज़न हो तो बता दिया जाता है कि ये बारिश नेक्स्ट 24 आवर में आनी है नहीं है, या अगले 2 दिन में होगी या नहीं होगी। इससे रिलेटेड वो अपनी फसलों के हवाले से जो मुताद होते हैं। अगर कहीं काश्त का
कोई अगर फसल को पानी लगाना होगा उसके मुताबिक देखेंगे, अगर उसमें कोई कटाई या बुआई होगी तो उसके हवाले से उसको फोरकास्ट को मद्देनजर रखकर उसको करेंगे, उससे उनको फायदा होगा। और दूसरा जो आम पब्लिक है उसके लिए भी अगर बारिश आ रही है या आंधी वगैरह आ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी ज़रूरियात के ज़िंदगी के हवाले से या अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए वो खुद मोहतात होंगे किस तरह क्या एहतियाती तदाबीर क्या करें। सही। अच्छा, जो आपका शोबा है मेट्रोलॉजी, इसके हवाले से हमें बताइए क्या इकदाम कर रही है? इसके हवाले से हमारे पास मुख्तलिफ पहले जो ऑब्जर्वेटरीज जिसको हम कह देते हैं, हमारे जो ऑफिसेज हैं लो लेवल पे जो होते हैं उनको हम कहते हैं मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज। तो वो अब उनकी तादाद को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा फोरकास्ट में जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी। तो उसको बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद अब मज़ीद इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ स्टेशन पे राडार उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। इधर हमारे मुल्तान में भी नवापुर एरिया में अभी कंस्ट्रक्शन जो है शुरू है, उसकी बिल्डिंग के हवाले से राडार इंस्टॉल करेंगे, वो भी वेदर की फोरकास्ट के लिए होगा, तो वो भी उसमें हेल्पफुल होगा इसके इम्प्रूवमेंट के हवाले से। इस तरह एवॉस ऑटोमेटिक वेदर ऑपरेटिंग सिस्टम है मुख्तलिफ, वो ऑब्जर्वेटरी तकरीबन 300 के करीब अभी एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हुआ है। अच्छा। तो वो ऑब्जर्वेटरीज नई इंस्टॉल की जाएंगी, उसके हवाले से भी फिर जो फोरकास्ट है मजीद इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ताकि ये बेहतर से बेहतर जो है फोरकास्ट और एग्जैक्ट जो है ना वो उनको बताई जा सके। अच्छा, जिस तरह हम ज़राअत की बात कर रहे थे, मौसमियाती चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। कभी हम जैसे अभी पिछला हमारा जो गर्मियों का सीज़न गुजरा उसमें तो ऐसा लगता था कि गर्मी इस दफ़ा उस तरीके से पड़ी नहीं जिस तरह पड़ी थी, क्योंकि बारिशें हो रही थी, फिर सैलाब भी आ गया। उसके आप क्या समझते हैं, उसमें भी आपका वेदर फोरकास्ट था कि इतना बड़ा के हवाले से, बारिशों के हवाले से अपडेट? फोरकास्ट जो हमारी अपडेट होती है जब भी कोई सिस्टम अप्रोच करता है ना वेदर से रिलेटेड, तो या वेदर में कोई भी चेंज आती है उसके 3-4 दिन पहले हमारी एक प्रेस रिलीज जारी होती है। ठीक है। जिसमें मेंशन कर दिया जाता है कि फलां डेट से फलां डेट तक जो है ना वेदर डिस्टर्ब रहेगा, रेनफॉल जो है किस किस एरिया में होगी, और उसकी अमाउंट्स भी डिस्कस कर दी जाती है कि वो रेनफॉल जो है हैवी रेनफॉल होगी, मॉडरेट होगी या लाइट होगी। इस हवाले से बता दिया जाता है 3-4 दिन पहले ही। सही। तो अभी की क्या सूरत हाल है, जो हमारा अभी का जो वेदर है वो जिस तरह जा रहा है, जिस तरह अभी कोहरा पड़ रहा है, रात को जो है वो मौसम जरा चेंज होता है, दिन का डिफरेंट होता है। जहाँ तक कोहरा के हवाले से बात है तो ये आज के दिन, आज लास्ट डे था कोहरे का, तो कल से इंशाल्लाह कोहरे के चांसेस नहीं होंगे। अच्छा। आगे टेम्परेचर थोड़ा राइज कर जाएगा। आज भी मिनिमम टेम्परेचर जो हमारा रिकॉर्ड हुआ है 2.5 है। तो जब भी टेम्परेचर 4 से बिलो जाता है तो फिर कोहरे के चांसेस होते हैं। जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होगा तो फिर कोहरे के चांसेस नहीं होंगे। अब आगे नेक्स्ट 2 डेज जो है वेदर ऑलमोस्ट पार्टी क्लाउडी रहेगा, बादल रहेंगे, तो टेम्परेचर थोड़ा राइज करेगा, कोहरा उसके चांसेस खत्म हो जाएंगे। अब ये कोल्ड वेव जो है ये इसका लास्ट डे था। मतलब सारे सुन लें, आज कोल्ड वेव का आज लास्ट दिन था। मतलब आगे जो है मौसम बेहतरी की तरफ, तो बारिश के भी आगे चांसेस हैं, जिस तरह हम अब सुनने में आ रहा था कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो है वो बारिश होगी, तो कल बारिश के चांसेस हैं। कल क्लाउडी वेदर होगा, उसमें लाइट रेन के चांसेस हो सकते हैं, आगे बूंदाबांदी टाइप हो सकती है, इससे ज्यादा बारिश का इम्कान नहीं है। उसके बाद फिर आगे फिर थोड़ा सर्दी होगी, तकरीबन 23-24 के बाद जो है ना थोड़ा बहुत सर्दी उस वक्त भी होगी, लेकिन बारिश के इस मंथ में कोई ज्यादा इम्कान नहीं है। इस मंथ के एंड में दोबारा कोई पार्टी क्लाउडी टाइप वेदर होगा, तो ज्यादा बारिश का इम्कान। अच्छा, एक हफ्ते का जो आगे से वेदर का बता दिया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है, तो वो क्या तरीकेकार होता है? उसका तरीकेकार 1 हफ्ते के लिए भी होता है, फोर्टनाइटली भी होता है। ठीक है। तो इसका तरीकेकार होता है, हम मुख्तलिफ वेदर के होते हैं, मॉडल्स होते हैं जिनको वेदर मॉडल कहते हैं। उसमें मुख्तलिफ उनके नाम होते हैं। ग्लोबल मॉडल होता है, ECWF होता है, ECMWF है, GSM है, इनके मुख्तलिफ वेदर के मॉडल है। इनमें डेटा हम ऐसा समझ लें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इसमें हम डेटा फीड कर देना होता है, उसने उस जितने पीरियड का हम फोरकास्ट उससे डिटेक्ट करना चाहेंगे तो वो उसमें डेटा फीड करके वो फोरकास्ट हमें रिजल्ट दे देगा ग्राफिकली, कि इसमें पिक्टोरियल फॉर्म में भी होगा, ग्राफिकल फॉर्म में भी होगा। उससे फिर हम आगे बताते हैं कि आगे नेक्स्ट हफ्ते में या 10-15 दिन में वेदर कैसा रहेगा।
सही, तो ये सारी उसमें आपको इंफॉर्मेशन होती है जिसमें जी। आप कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह हम कुदरती आफात की बात कर रहे थे तो उसमें भी आपको पहले ही जो है वो जानकारी हो जाती है और उस पर आप जो है वो लोगों को अवेयर कर देते हैं। हाँ, कुदरती आफात से रिलेटेड जहाँ तक अर्थक्वेक है इसकी तो जानकारी नहीं हो सकती, ये तो सिर्फ उस वक्त पता चलता है जब ये इवेंट हो जाता है। सही, जब बिल्कुल, हाँ, ये वो तो इतना- ठीक है। बाकी है दूसरा साइक्लोन टाइप होता है, जिसको समुद्री तूफान हम कह देते हैं, उसके लिए होते हैं उसकी फोरकास्ट पहले एडवाइजरी इशू कर दी जाती है सही। कि इस एरिया में, समुद्र के इस एरिया में जो है ना इतने दिन में जो है ना वेदर साइक्लोन जो है वो डेवलप हो सकता है। पहले लो प्रेशर, उसके बाद डिप्रेशन के बाद वो साइक्लोन में कन्वर्ट होता है। सही। तो बाकी उस साइक्लोन की वजह से कौन कौन से एरिया जो इफेक्ट होंगे उनको मेंशन कर दिया जाता है कि विंड वो कितनी चल सकती है और रेनफॉल जो कितनी हो सकती है, वो पहले बता दिया जाता है। तो बाकी जहाँ तक दलदला है इसके हवाले से पेशगोई नहीं होती। अच्छा। और ये नहीं कि हमारे यहाँ नहीं हो सकती, वर्ल्ड लेवल पे इसकी पेशगोई अभी फिलहाल नहीं है। अच्छा, आपके शोबे के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा और क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं? हमारे शोबे में एक तो हम इशू करते होते हैं वेदर की फोरकास्ट, ठीक है, तो वो किसानों के लिए भी होती है, आम पब्लिक के लिए भी होती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा दराज से रिलेटेड फोरकास्ट हो गई। उसके बाद हमारे यही फोरकास्ट जो है ये आप कह सकते हैं कि कमर्शियल बेस है या इंडस्ट्री उनके हवाले से भी होती है। इसके अलावा हमारी जो वेदर से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो है एविएशन से रिलेटेड, अच्छा, aviation हवाबाजी से से हाँ। रिलेटेड वहाँ होती है। उसके बाद होती है एक हमारा शोबा होता है एग्रो मेट्रोलॉजी का, ठीक है, ठीक है ना, वो ज़राअत से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो इसके अलावा फिर हम एक कह सकते हैं कि डेटा रिकॉर्ड के तौर पर जो हम बनाते हैं अब आगे सीजनल फोरकास्ट के लिए, उसके क्लाइमेट से रिलेटेड सही। वो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, वहाँ पे रिसर्च होती है, उस पर रिसर्च करके आगे मजीद फोरकास्ट मंथली या सीजनल बेसिस पे वो बनाते होते हैं। तो यही वेदर ये से चीज़ है। रिलेटेड है। अच्छा, जिस तरह क्लाइमेट चेंज के हवाले से फिर वो अलहदा से डिपार्टमेंट है क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो बात अगर करें? जी, क्लाइमेट चेंज के हवाले से अलहदा मिनिस्ट्री भी है, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंसेस की, तो डिपार्टमेंट भी है, और हमारे यहाँ भी एक सेक्शन है जो क्लाइमेट चेंज पे वर्क करता है। अच्छा, ठीक है। तो वो किस तरह माहौल के हवाले से आप बताना चाहेंगे कि किस तरह हम चीज़ों से बच सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि हमारे पास इस वक्त वेदर क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास वेदर अगर आता है कोल्ड वेव है जिस तरह, तो इसके लिए तो फिर आम पब्लिक के लिए ये होता है कि आपने देखता है कि कोल्ड वेव हम कह देते हैं कि 3-4 दिन के लिए सर्दी की लहर होगी, उसके लिए आम बंदा जो है वो यही अपने कपड़ों वगैरह का देखता है कि हमने किस तरह उसको अपने आप को महफूज रखना है, किस तरह बचाव हो सकता है अगर जी कुछ इस तरह का वेदर के हवाले से चेंजिंग है तो उसमें किस तरह आप अपना बचाव कर सकते हैं, बिल्कुल। इस पे सारी चीज़ें रहती हैं। तो जाहिर सी बात है, हम मौसमियाती तब्दीली की बात करें तो वो हमारी जिंदगियों पे काफ़ी असर डाल रही है, क्योंकि जी, अभी ये जो ये वाला पिछला साल था वो भी हमारे लिए एक अजीब ही रहा, और अभी भी हम लोग ये देख रहे हैं कि सर्दी की कभी कभी दिन आपका गर्म रहता है, रात आपकी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो इस हवाले से भी अभी हम ये फेस कर रहे हैं। लेकिन इस बार लगता है कि जैसे गर्मी जरा जल्दी आ जाएगी, गर्मी अभी जिस तरह मार्च में पिछली दफा फेब और मार्च में जो है वो अच्छी खासी गर्मी पड़ रही थी, लोगों ने एसी चला लिए थे, तो अभी कभी यही सूरत हाल रहेगी? अभी चांसेस है कि नॉर्मली होगा मौसम, इतना ज्यादा गर्मी नहीं होगी। टेम्परेचर जो है मार्च में अमूमन नॉर्मल जो हाईएस्ट मैक्सिमम जो रहता है, मैक्सिमम रेंज जो है टेम्परेचर की वो तकरीबन 28 से 30 तक रहती है। तो इस हवाले से इतना ज़्यादा गर्म हम नहीं कह सकते कि उसमें कोई एसी वगैरह चला लें। अच्छा, इस तरह से नॉर्मल रहेगा। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं, आपके शोबे से रिलेटेड आप लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? आप लोगों को क्या मुश्किलात पेश आती हैं? हमारे यहाँ जो वेदर की फोरकास्ट के लिए ये हमारे जो शोबा है, अब हम अपने हवाले से देखें कि हमें क्या मुश्किलात आ सकती हैं, तो इसके हवाले से कोई खास हम नहीं कह सकते। ये है कि हमारे ऑब्जर्वेटरीज जो है ना वो मुख्तलिफ फार फ्लंग एरियाज में भी हैं, जिस तरह तुरबत है, गवादर है, पसनी है। तो ऊपर से अगर शुमाली इलाका जहाँ देखें तो वस्तोर है, गुप्पेस है, स्कर्दू है, गिलगित है। तो इन एरिया में यहाँ पे होता है कि जहाँ गर्म एरिया में, जिस तरह बलूचिस्तान के यहाँ गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा उनको परेशानी होती है, आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन की हो सकती है,
तो सर्दियों में वहाँ थोड़ा रहने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, ऊपर के इलाकों में जब जाए। सही। तो इसके अलावा बाकी हमारे डिपार्टमेंट के हवाले से ऐसी कोई ऐसी चीज मुश्किल आपको नहीं पड़ रही। अच्छा, मजीद भी आपसे जानते हैं नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी, मुल्तान शहर की मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। फल जो हैं वो इन दिनों महंगे होने लगे हैं। सब्जियां जो हैं उनकी अक्सर सब्जियों की कीमतों को ब्रेक लगी हुई है, जबकि प्याज जो है उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा हुई है। अगर हम सब्जियों के आज के ताज़ा भाव की बात करें, देसी लहसुन 400 रुपये फ़ी किलो में, अदरक 320 में, लीमू 160 से 240 में फ़रोख्त हो रहा है। यहाँ पे ये बताना भी ज़रूरी है कि ये वो सब्जियां हैं तीन जो सबसे ज़्यादा महंगी फ़रोख्त हो रही हैं, लेकिन सरकारी नर्खनामा जो है उसमें और मार्केट की कीमतों में 100 से 150 रुपये का फ़र्क है, जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सका। खुद साख्ता महंगाई जो है वो अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है मुल्तान शहर में। दीगर बुनियादी सब्जियों की बात करें, हरी मिर्च 160 में, प्याज 240 से 280 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। प्याज जो है वो नहीं ख़रीदा जा रहा, प्याज का माल सही तरीके से मंडियों में, मार्केट में, दुकानों पर नहीं पहुंच पा रहा। प्याज की कीमत इसलिए भी ज़्यादा हुई है। प्याज का बहरान न सिर्फ पाकिस्तान में, न सिर्फ मुल्तान में, दीगर ममालिक में भी प्याज का बहरान आया हुआ है। प्याज की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके साथ जो हरी मिर्च है वो 160 में, शिमला मिर्च 120 में, टमाटर 60 से 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ मौसमी सब्जियों में सुहांजना 240 में, इसके साथ सब्ज़ चना 320 में, गाजर और आलू जो हैं वो 60 रुपये फ़ी किलो में। इसके साथ शलजम, मूली और मेथी और पालक जो है वो 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। फलों की बात करें तो जैसा कि बताया है, फल जो हैं उनकी कीमतें दोबारा से उड़ान भरने लगी हैं, जिसमें आप मौसमी फल दोबारा से महंगे हो रहे हैं। लाड़काना अमरूद जो है वो 160 तक पहुंच गया है। जो लोकल अमरूद है वो 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। मौसमी फलों में जो किन्नू और फ्रूटर जो हैं वो भी 160 तक पहुंच गए हैं। केला जो है वो मार्केट में दोबारा से शॉर्ट होने लगा है। केला चूँकि ज़्यादा सर्दी की बायस सही तरह पक नहीं पा रहा, तो केला जो है वो कम आ रहा है, जिसकी वजह से उसकी कीमत 240 रुपये फ़ी दर्जन तक पहुंच गई है। इससे पहले 120 160 में मिल जाता था। इसमें स्ट्रॉबेरी जो है वो 800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। अंगूर जो है वो 400 से 600 में, मुख्तलिफ़ अक़साम की अनार 320 से 500 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके साथ खुश्क खजूर 320 रुपये फ़ी किलो में, पपीता जो है वो 240 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुख्तलिफ़ कीमतों में दस्तयाब है। ओवरऑल देखा जाए तो फलों की कीमतें दोबारा से ज़्यादा होने लगी हैं। सब्जियां जो हैं वो कई हफ्तों से मुल्तान शहर में महंगे दामों में फ़रोख्त हो रही हैं। मार्केट का और सरकारी नर्खनामे का जो फ़र्क है वो भी इंतज़ामिया अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाई। शहरी जो हैं वो अभी भी खुद साख्ता महंगाई की लपेट में हैं और परेशान भी दिखाई देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम जान रहे थे, अच्छा ये टेम्परेचर की जो रेंज होती है वो किस तरह क्या होती है और किस तरह जानी जाती है? टेम्परेचर जो है ना बुनियादी तौर पर थर्मामीटर इस्तेमाल होता है और ये मुख्तलिफ टाइप के हैं। एक को हम कहते हैं ड्राई बल्ब थर्मामीटर और एक होता है हमारा वेट बल्ब थर्मामीटर। ठीक है। थर्मामीटर ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। एक के बल्ब के साथ हम मसलिन लगा के वो पानी में डिप करते हैं, तो जिसकी वजह से उसको वेट बल्ब थर्मामीटर कह देते हैं। ठीक है। वो ऐसा समझ रहे कि मॉइस्चर के लिए होता है, कहता है एयर के अंदर मॉइस्चर की। ठीक है। इसके अलावा एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, थर्मामीटर होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए एक मिनिमम होता है। तो जो मैक्सिमम होता है उसके लिए हम मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं और मिनिमम वाले थर्मामीटर से मिनिमम टेम्परेचर जो है वो डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। सही। ड्राई बल्ब जो और वेट बल्ब इसको आवरली बेसिस पे चेक किया जाता है और हर घंटे के बाद देखा जाता है कि हमारा टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर बुनियादी तौर पे हमने देखना होता है एयर टेम्परेचर। ये नहीं देखना होता कि हमारी गर्मी या सर्दी कितने एयर के अंदर कितनी कूल है और कितनी वार्म है, ये चीज़ हमने चेक करना होता है। अच्छा। तो उसको वहाँ से नोट करके फिर देखा जाता है और डेली बेसिस पे फिर मैक्सिमम हाईएस्ट जो रिपोर्ट होता है डेली बेसिस का वो ऑलमोस्ट 3 से 4 बजे के दरमियान होता है। इससे 4 बजे के बाद फिर मजीद आगे राइज नहीं करता। ठीक, तो उसमें देखा जाता है कि डेली बेसिस पे कितना हुआ है। फिर जो मंथली होता है जिसको हम एवरेज टेम्परेचर मैक्सिमम मीन कह सकते हैं, मंथली मीन टेम्परेचर,
वो तो पूरे महीने के डेली बेसिस पे जो टेम्परेचर होता है उसको कैलकुलेट करके टोटल करके उसको जो 30 पे, क्योंकि डेज 30 होते हैं मंथ के, तो उस पर डिवाइड करके जो हमें रिजल्ट देता है वो हमारा मीन टेम्परेचर एवरेज मंथली हो जाता है। इसी तरह मिनिमम होता है। तो ये मिनिमम जो है वो सुबह हम 8 बजे रिकॉर्ड करते होते हैं और मैक्सिमम जो है शाम 5 बजे लोकल टाइम पे रिकॉर्ड करते होते हैं। मतलब एक टाइम आप लोगों ने फिक्स है और उस पर फिर आप लोग, और ये टाइम सिर्फ हमारे यहाँ फिक्स नहीं है, ये जो वर्ल्ड लेवल पे है, क्योंकि WMS से रिलेटेड होते हैं, तो वही टाइम जो है ग्रीनविच मीन टाइम जिसको आप कह सकते हैं, UTC कह सकते हैं, उसके तहत ये टाइम होता है। तो यही सुबह 8 बजे, अगर हम 8 बजे सुबह रिकॉर्ड करेंगे तो बाकी वार्ड में भी इसी टाइम पे ही रिकॉर्ड 8 बजे ही रिकॉर्ड होगा मिनिमम जो है। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। अच्छा जी, आज जो है किड्स इन्वेंटर्स डे है, आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों की नशोनुमा के लिए। उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं वाजिद रजा, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अक्सर आप उनको हमारे शो में भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए कैसे हैं? मैं हमेशा इधर ठीक ठाक। मैं हमेशा की जैसा हूँ। अच्छा, जिस तरह हम बात कर रहे थे बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चों के हवाले से और खास तौर पे आजकल की जो यंग जनरेशन भी है और छोटे बच्चे भी हैं, तो उनके हवाले से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि उनके लिए कुछ नए वेंचर्स अब जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और खासतौर पर जिस तरीके से रोही हमेशा जब वो बच्चों को खासतौर पर जब वो प्रमोट करते हैं, उनके हवाले से डिस्कशन होती रहती हैं, तो ये चीज आज के जो है ना वो पेरेंट्स को भी बिल्कुल अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और खासतौर पे जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें तो ये चीजें हो भी रही हैं कि बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज में इंगेज करना, उनको जो मतलब वो बच्चे करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कुछ नई एक्टिविटीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए वर्किंग हो भी रही है और ये जरूरी भी है। लेकिन आजकल जब हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स में ये वाली चीज़ें जो हैं, ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा की जाती हैं, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ जाएं तो वहाँ पर इस तरह दिखाई नहीं देता, बड़ा कम है। मैम देखें, इसमें जो जहाँ पे अगर हमें ये लगता है कि कहीं पे कुछ ड्रॉबैक्स है या कुछ चैलेंजेस अगर जो है ना वो फेस हम लोग कर रहे हैं, तो देखें उसमें एक बड़ा वाज़ेह फर्क है कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका एक तो चलेंगे सोर्स ऑफ इनकम भी है और उनकी ये तमाम के तमाम मामला हैं। लेकिन अगर हम लोग जब वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ आते हैं तो वहाँ पे हमें एक ही रोने को मिलता है कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। जबकि आज अगर हम लोग जब वो बात करें रिसोर्सेज की, तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरीके से रीमॉडलिंग और जो हमारे पास स्क्रैप है उसको जिस तरीके से यूटिलाइज करके बच्चे बहुत सारी चीजें इन्वेंट भी कर रहे हैं अपने आप में, वो डिफरेंट एक्टिविटीज भी कर रहे होते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें हमारे पास जो फैसिलिटी होती है और जो टीचर्स होते हैं उनके ऊपर भी हमें जो है ना वो वर्किंग करने की जरूरत है कि उनको न्यू आइडियाज और जो न्यू इन्वेंशन है उनकी तरफ लेकर आया जाए कि न्यू मेथड ऑफ टीचिंग जो है ना वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जो फन एक्टिविटीज होती हैं उनको हम लोग जब वो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि देखें अगर हम लोग बात करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तो वहाँ पे ये चीज प्रॉपर प्लान की जाती है ना, और अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो वहाँ पे शायद कहीं पे जो है वो प्लानिंग लैक कर रही होती है कि जिसकी वजह से हमें उस तरीके से खातिर खा जो नतीजे है ना वो नहीं मिल रहे होते। तो जो स्कूल, अच्छा फिर हम साथ साथ अगर टीचर्स की भी बात करें तो आप टीचर्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरह अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि बच्चों की जो सलाहियत है उनको उजागर करने में, उनको सामने, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हर बच्चे के अंदर टैलेंट जरूर होता है। बिल्कुल। देखिए इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि जो आज का हमारा टीचर है उसको स्टूडेंट की साइकोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बच्चा किन एक्टिविटीज में ज्यादा एक्टिव है, वो क्या करना चाहता है, क्या चीजें वो नहीं करना चाहता और किन चीजों में वो तेज है। तो उसमें क्या है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी नॉर्मली डिस्कशन भी करते हैं या वो बताते हैं कि वो आया कि बच्चा पेंटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, वो मॉडलिंग में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है या वो किसी और एक्टिविटी के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। तो यहाँ पे टीचर्स की किसी हद तक ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उन चीजों को पहचाने और उसके अकॉर्डिंगली अगर वो बच्चों को ट्रेन करते जाएंगे तो मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत एक प्रोडक्टिव माइंडसेट जो है ना वो सोसाइटी को दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।
अच्छा, इसके साथ साथ आप वोकेशनल उसमें भी आ जाते हैं, ट्रेनिंग जो है वो किस तरह अपना रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, वोकेशनल ट्रेनिंग तो बहुत हद तक लैग कर रही है हमारे पास, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंड रिजल्ट हमारे पास ये निकलता है कि एक स्टूडेंट नंबर की रेस में तो वो सबसे आगे है, हाँ। लेकिन जब वो अपनी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आएगा आज से तकरीबन 10 साल के बाद, तो उसके पास कौन सा कोई ऐसा हुनर है, कौन सी कोई ऐसी स्किल है कि वो उसको यूटिलाइज करते हुए अपना जो है ना वो सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर ले और वो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हो। तो ये चीज जो है ना वो हमारी इंस्टीट्यूशन को भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ज्यादा बेशक वो टाइम इसके ऊपर स्पेंड ना करें और वो एजुकेशनल एक्टिविटीज के साथ अगर वोकेशनल एक्टिविटीज को, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक जो है वो लैब तमाम स्कूल्स में होती है, तमाम कॉलेजेस में होती है, वहाँ पे अगर जो है ना वो कोई और वोकेशनल ट्रेनिंग जिसमें जो है वो अगर वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग जो है वो करवाना चाहते हैं, इसके अलावा डिफरेंट काम है। देखें, जब हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जाके बात करते हैं तो जो हमारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे ये चीज बाकायदा प्रैक्टिस होती है, वो या स्कूल है वहाँ पे ये चीजें प्रैक्टिस होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम बच्चे को ना एक कंफर्ट जोन में रखते हैं कि नहीं जी हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चे इतना सख्त काम कैसे करेगा। तो ये चीजें हैं कि अगर हम लोग जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग को अभी भी अगर हम लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आज से 10 साल के बाद हम सेम यही डिस्कशन दोबारा कर रहे होंगे, मेरी जगह कोई और होगा, ये डिस्कशन कर रहा होगा, दोबारा से ये बातें हो रही होंगी। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग इस टाइम पे वोकेशनल ट्रेनिंग को एज अ पार्ट जो है ना वो लेकर चले ताकि हमारे आगे के मामला आने वाले जो है वो आसान हो जाए। अच्छा, आप क्या समझते हैं किस तरह की एक्टिविटीज जो हैं वो ज्यादा होनी चाहिए स्कूल में, कॉलेज सतह पर? थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, अगर हम लोग जो है ना वो स्कूल लेवल पे बात करते हैं तो आज का हर बच्चा जो है वो स्मार्टफोन के साथ ही चल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो हम लोग कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा सकते हैं, हम लोग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं, डिजाइनिंग की तरफ जा सकते हैं। इसी तरीके से जब वो हमारा बच्चा जब वो थोड़ा सा हायर लेवल पे आ रहा है, जब वो कॉलेज लेवल पे आ रहा है, तो कॉलेज लेवल पे मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए इस तरह की एक्टिविटीज या लैब जरूर जब वो प्लान की जाए कि जहाँ पे वो अपनी किसी न किसी स्किल को आया कि वो देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं कि जो बाइक की रिपेयरिंग भी सिखाते हैं, वो गाड़ियों की रिपेयरिंग भी सिखाते हैं, वो मैकेनिकल का काम भी सिखा रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल का काम भी सिखा रहे हैं। तो अगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज लेवल पे और जो छोटे लेवल पे 9th 10th फर्स्ट सेकेंड ईयर में, अगर हम लोग उन बच्चों को इन एक्टिविटीज की तरफ बहुत ज्यादा ना भी करें, कोई एक ही स्किल पे भी अगर उनको लगाते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे पास एक बेनिफिशियल या ना वो आगे एक लॉट मौजूद होगी जो अपने काम तो कम से कम खुद कर सकती है। अच्छा, आप क्या समझते हैं हुकूमती सतह पर अगर स्कॉलरशिप अगर बच्चों को दी जाए तो उनसे उनकी हौसला अफजाई भी होगी और इसमें बेहतरी भी आ सकती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें बहुत सारे क्योंकि जब हम लोग वोकेशनल की बात करते हैं ना तो हमारा जो मीडियोकर तबका है या उससे जो लोअर तबका है वो ज्यादा इस चीज में इंटरेस्ट ले रहा होता है, क्योंकि वो हैंड टू माउथ अर्निंग चल रही है और उसके बाद आगे मामला चल रहे होते हैं। तो इसमें मेरी जो है ना वो हुकूमती सतह पे जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे गुजारिश भी है कि इस तरह के कोई प्लान जो है ना वो स्टार्ट किए जाएं जिसमें जो है वो बच्चों को इसमें मंथली जो है वो स्टाइपेंड दिया जाए और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा ना भी तो स्किल्ड पर्सन उनके साथ इंगेज किए जाएं जो कम से कम उनको इस काबिल बना सकें कि कल को वो खुद अपने पांव पे खड़े हो सकें। सही। अच्छा, क्योंकि जिस तरह हम एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, जिस तरह हमारे स्कूल में होता था कि बज़्म अदब का एक पीरियड होता था, ठीक है, आपके तकरीरी मुकाबले होते थे, अब किस तरह की एक्टिविटीज होती थी जिसमें बच्चे बड़े भाग दौड़ के वो कहते हैं ना हिस्सा लेते थे। आप समझते हैं ये चीजें, इन चीजों से भी जो है वो उनकी जो सलाहियतें हैं उनको उजागर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है कि दोबारा से अगर यही सिलसिला कायम हो। जी, हम लोग बल्कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करते होते हैं कि काइंडली आप ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 40 मिनट्स का एक सेशन अगर कंडक्ट करते हैं ना किसी भी एक बच्चे के ऊपर, तो देखें क्योंकि वो अपनी जो बाकी एजुकेशनल डिटेल्स है वो तो कवर अप कर ही रहा है, वो उनको कोप अप कर ही लेता है, वो अकेडमी भी जा रहा है, वो सारे काम कर रहा है, लेकिन अगर वो कोई काम नहीं कर पा रहा तो वो ये वाली एक्टिविटीज हैं कि जिनको वो आगे जिनको पॉलिश होना चाहिए था और इन चीजों को आगे लेके जाना चाहिए था। देखें आपके सामने है कि सक्सेसफुल भी अगर वो
वही तमाम स्टूडेंट्स हो रहे हैं कि जो इन दोनों चीजों को अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो एजुकेशन को भी और उसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग को भी अपने साथ साथ लेके चलते हैं, ताकि आगे जाके उनको अपनी लाइफ में कम से कम किसी किस्म का कोई चैलेंज ना हो। सही। अच्छा जी, थैंक यू सो मच वाजिद, आप हमारे साथ रहे, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, वैसे आपने ये शोबा कैसे चुना, थोड़ा सा आपके बारे में भी जानते हैं। आपको इस तरफ इंटरेस्ट था? इस तरफ इंटरेस्ट के हवाले से तो मैं नहीं कह सकता कि इंटरेस्ट था या नहीं, क्योंकि कोई भी बंदा जो बंदा एजुकेशन गेन करने के बाद तलाश करता है अपनी जॉब के लिए, रोजगार की तलाश में होता है, तो इसके लिए मैंने भी इसी तरह रोजगार के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में एप्लीकेशन दी। और अगर टू बी वेरी फ्रैंकली मुझे इस डिपार्टमेंट का पता ही नहीं था। अच्छा। कि इसका क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या करना होता है, इसका हमें पता नहीं था। तो एफपीएससी के थ्रू जॉब्स आई तो हमने अप्लाई किया, तो उसमें टेस्ट इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हो गया। फिर जब जाके कराची में मेरी ज्वाइनिंग थी, फर्स्ट ज्वाइनिंग, वहाँ जाके पता चला कि यहाँ पे हमने रह के मौसम से रिलेटेड ही जो भी फोरकास्ट होगी या टेम्परेचर, प्रेशर जो भी है, एयर की स्पीड वगैरह, इससे रिलेटेड हमने तालीम हासिल करनी है। पहले वहाँ हमारी ये ट्रेनिंग थी जिसको हम कहते हैं बेसिक फोरकास्टिंग कोर्स। सही। तो उसके बाद फिर आगे फिर होती है अपॉइंटमेंट, होती है मुख्तलिफ स्टेशंस पे या ऑफिस में फिर होती है, वहाँ जाके हमने अब काम करना होता है। तो शुरू में इसके हवाले से मैं नहीं जानता था कि ये महकमा, इसका फंक्शंस क्या है। सही। अब तो आप मुकम्मल तरीके से ट्रेंड हो चुके होंगे इस हवाले से कि सब चीज़ें। जी बिल्कुल। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 बार चाइना से भी ट्रेनिंग लिया है इसी एविएशन मेट्रोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है। तो एक मरतबा मैं जॉर्डन भी गया था। अच्छा। तो वहाँ वर्कशॉप थी, वो अटेंड की थी। इधर हमारे पाकिस्तान लेवल में भी 1-2 मरतबा जो है ना इसी ट्रेनिंग का हिस्सा रहा हूँ। अच्छा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जानते हैं इसके सही। चलिए, दोनों में क्या फ़र्क रहा ये आपसे जानेंगे नाज़रीन अभी हम। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, मैं इनसे बात कर रही थी कि अब बाहर भी आपने जो है वर्कशॉप का हिस्सा बने, वहाँ पर भी आपने तालीम हासिल की, क्या फ़र्क देखा यहाँ पर पाकिस्तान में और वहाँ की? वहाँ पे अगर हम कहें तो टेक्नोलॉजी के हवाले से टेक्नोलॉजी वहाँ काफ़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। अगर हम चाइना को, मैं 2 मरतबा ट्रेनिंग मैंने हासिल किया है। एक मरतबा तो पिछले साल ऑनलाइन ही, क्यों कोरोना की वजह से वहाँ मैनुअल नहीं थे, ऑनलाइन जो है वो ट्रेनिंग हासिल की थी। उससे पहले वहीं विजिट किया था, बीजिंग में वहीं ट्रेनिंग थी। तो वहाँ जब देखा तो उनके इंस्ट्रूमेंट काफ़ी एडवांस हैं। और अगर हम राडार को लें तो हमारे पास राडार जो है तादाद के लिहाज से कम है, जबकि वहाँ पे तादाद के लिहाज से हमारी निस्बत 8-10 गुना ज़्यादा है। सही। तो इसके अलावा और भी इंस्ट्रूमेंट जो वेदर से रिलेटेड, फोरकास्ट से रिलेटेड, उनके पास टेक्नोलॉजी एडवांस है। हम अभी मज़ीद इम्प्रूव तो कर रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी उसके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं अब, क्योंकि अभी जो हमारा एक प्रोजेक्ट है 300 ऑटोमेटिक वेदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, अवास जिनको हम कहते हैं, वो अभी अप्रूव हैं, वो इंस्टॉल करने हैं। इससे मज़ीद ये बेहतरी आएगी हमारी वेदर की फोरकास्ट से रिलेटेड ही है। सही। तो वो प्रोजेक्ट आपका कितने अरसे में कंप्लीट हो जाएगा, या अभी उसको अभी वो ऐसा समझ लें कि उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकली अभी फ़िलहाल उस पर अमल नहीं हुआ। अभी चांसेस हैं कि इस साल उस पर इंस्टॉलेशन जो है शुरू करेंगे उसको। सही। अच्छा, फिर जाहिर से बताएं, थोड़ा सा इसके हवाले से भी जानना चाहेंगे, जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं वो किस तरह किया जाता है, किस तरह आप समझते हैं, कितने सफ़र हो दूर का जहाँ पे आपका ऑफिस होना चाहिए, या इस हवाले से भी ज़रा डिटेल बताइएगा। डाटा जो कलेक्ट करना होता है वही तो हमारा एक जो बंदा रीडिंग्स वगैरह लिखता है ना, मुख्तलिफ थर्मामीटर्स की या बैरोमीटर जो एयर प्रेशर के लिए होता है उसकी, या एनेमोमीटर विंड की स्पीड डायरेक्शन के लिए, तो एक ऑब्जर्वर होता है, वो हर घंटे के बाद भी और हर 3 घंटे के बाद भी डाटा वहाँ से कलेक्ट करता है। उसकी रीडिंग लेकर कैलकुलेशन करके जो डाटा बनता है उसको फिर आगे हमारी अपनी वेबसाइट है PMD, अच्छा, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, तो उस पर हमने अपलोड करना होता है। तो वहाँ से फिर आगे जो हेडक्वार्टर है वो आगे इंटरनेशनल लेवल पे वो आगे फिर उसको डिसेमिनेट कर देता है। तो इसके अलावा फिर जहाँ तक ये ऑफिस के हवाले से ऑब्जर्वेटरीज की, इसकी तादाद 1-2 ऑब्जर्वेटरी के दरमियान डिस्टेंस के हवाले से जो बात है, अगर हम WM रूल्स के मुताबिक देखें तो उसमें तकरीबन 40 किलोमीटर का फासला होना चाहिए 2 ऑब्जर्वेटरी के दरमियान।
यानी हर 40 किलोमीटर के बाद एक मैट ऑब्जर्वेटरी होनी चाहिए, सही। जहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन ली जाए जो हमारी वेदर से रिलेटेड हो, टेम्परेचर हो, एयर प्रेशर क्या है और हमारी स्काई कंडीशन क्या है और उसके अलावा एयर का प्रेशर क्या है, ये चीज़ें होनी चाहिए जो ऑब्जर्वेटरी। जबकि हमारे यहाँ इस वक्त अभी फ़िलहाल वो हैं तो सही, लेकिन कहीं कहीं पे गैप ज़्यादा है। जिस तरह अगर हम जनूबी पंजाब को देखेंगे तो हमारे ऑब्जर्वेटरी जो मैट की ऑब्जर्वेटरीज हैं, एक भावल नगर है, भावल नगर के बाद भावलपुर है, अच्छा। मुल्तान है, डीजी खान है, सही। उसके बाद आगे साउथ में जाए मजीद तो खानपुर, खानपुर के बाद रहीम यार खान। ठीक। तो ये डिस्टेंस इससे कम होना चाहिए मजीद, इसलिए फिर हम वहाँ एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा इसी वजह से इनके डिस्टेंस को कम करने के लिए ऑब्जर्वेटरी की तादाद को बढ़ाने के लिए 300 ऑब्जर्वेटरीज जो हैं ऑटोमेटिक वेदर ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंस्टॉल करना है, हम इंस्टॉल करना है, ठीक है, ताकि इसको कम किया जाए जी। और इसको बेहतर किया जा सके। फोरकास्ट जो मजीद बेहतर। अच्छा, जो PBO है इससे क्या मुराद है? PBO हमारी ऑब्जर्वेटरी होती है जिसको हम कहते हैं पायलट बैलून ऑब्जर्वेटरी। ठीक है। तो इससे एक आजकल तो हम जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से भी हम विंड की स्पीड डायरेक्शन लेते हैं। इससे हम लेते होते हैं ग्राउंड से लेकर ऊपर मुख्तलिफ लेवल्स पे। ठीक है। 2000 फीट है, 5000 फीट है या 10,000 फीट है, इस तरह के मुख्तलिफ लेवल पे विंड की स्पीड और डायरेक्शन देखनी होती है कि उसकी सर्कुलेशन क्या है। तो इसके लिए हम पहले मैनुअल इस्तेमाल करते थे जिसको हम एक बैलून छोड़ देते हैं। अच्छा। तो उसमें गैस फिल करके उसको छोड़ा जाता है, फिर इसके एक थियोडोलाइट होती है जिसको आप दूरबीन भी कह सकते हैं। उस थियोडोलाइट के ज़रिए से उसको देखना होता है हमने, उसका एक डेटा लेकर फिर उसको कैलकुलेशन जो है टेबुलेशन करने के बाद फिर हम विंड की स्पीड और डायरेक्शन लेते हैं मुख्तलिफ हाइट्स पे कि किस साइड पे विंड की स्पीड क्या है और डायरेक्शन क्या है। उससे पता चलता है हमारे अपर एयर में सर्कुलेशन है या जो लो प्रेशर है उसकी एक्सटेंशन कहाँ तक है अपर लेवल पर। अगर हमारी डिस्टर्बेंस खासकर में 5000 10,000 पे है, सर्कुलेशन एंटी क्लॉक वाइज विंड जिसको हम कहते हैं लो प्रेशर एरिया हाँ। तो वो अगर है उससे फिर पता चलता है कि हमारा नेक्स्ट 24 आवर में वेदर जो है वो डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा। सही। ये हमारी साइक्लोनिक सिचुएशन 10,000 पे या 7,000 फीट पे बन रही है या नहीं बन रही। अगर बन रही होगी तो फिर हम कहेंगे कि आगे 24 घंटे में जो है ना वेदर वो डिस्टर्ब हो सकता है, उसमें पार्टिकल क्लाउड भी हो सकता है, रेन के चांसेस भी हो सकते हैं। सही। अगर ये चीज़ नहीं होगी साइक्लोन वो सिचुएशन सर्कुलेशन की तो फिर उसमें होता है कि आगे वेदर जो है ड्राई रहने के चांसेस होंगे। ये उसमें हेल्पफुल होती है। सही। तो समटाइम मैं अभी इनसे यही बात करती कि समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि वेदर फोरकास्ट में आ रहा होता है कि आपकी आज बारिश होने वाली है, तो अक्सर औकात नहीं होती, या अगर क्लाउडी है तो नहीं होता। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा पहले की निस्बत तो अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पहले ऐसा हो जाता था कि हम फोरकास्ट करते उसमें एक्यूरेसी के हवाले से परसेंटेज जो है वो कम रहती थी। अब क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है और ऑब्जर्वेटरीज की तादाद भी ज़्यादा है और जदीद मुख्तलिफ वेदर जो मॉडल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए फिर जब फोरकास्ट देते हैं अब एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी बेहतर है। तो अब ये सिचुएशन ऐसा नहीं है। हाल बता ये हो सकता है कि एक बंदा लेट्स सपोज हम कहें कि मुल्तान में जो है ना बारिश के चांसेस हैं 24 आवर में, नेक्स्ट 24 आवर मुल्तान में चांसेस हैं, वो बारिश ऐसा भी हो जाता है कि फर्ज कर लें कि एयरपोर्ट पे जो है ना वो बारिश नहीं हुई और इधर आपके बिहाड़ी चौक है, BCG चौक है या दूसरे की ओर यूनिवर्सिटी साइड है वहाँ साइड पे बारिश हो जाती है। अब जहाँ पे नहीं हो वो कहेंगे कि इधर तो बारिश नहीं हुई, जहाँ पे हो गई है तो वो कहेंगे बारिश हुई है, जहाँ पे नहीं हो वो कहेंगे कि आपकी फोरकास्ट गलत हुई है। तो जबकि हमारी फोरकास्ट जो हम इशू करते होते हैं वो मुल्तान का हम कहेंगे तो मुल्तान और उसकी सराउंडिंग कहेंगे, ऐसा समझ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की फोरकास्ट होती है और वो कहीं हो जाती है बारिश वगैरह और कहीं नहीं होती। और ये सिलसिला होता है ज़्यादातर गर्मियों के सीज़न में। सही। मानसून के सीज़न में ऐसा हो जाता है, किसी जगह बारिश होती है किसी जगह पे नहीं होती। जब विंटर के जो सीज़न है इसको विंटर मानसून कहते हैं, इसमें ऐसा है कि बारिश के जब फोरकास्ट होती है तो फिर उस दिन जो है वो बारिश हो जाती है। चले अब चीज़ों में ना मौसम के हवाले से हम कहते हैं ना हर वक्त अब मौसम से अपडेट रहना चाहिए कब क्या होने वाला है, तो उससे बेहतर है कि अगर जिस तरह कोई चीज़ें अगर हम कुदरती आफात की बात करते हैं उससे भी हम बच सकते हैं। तो ये लिहाजा वेदर के साथ जो है ना अपडेट रहना बड़ा ज़रूरी है। जी बिल्कुल। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो लोग इस शोबे में आना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि ये सब्जेक्ट जहाँ तक मेट्रोलॉजी, जिसका हम सब्जेक्ट मौसमियात से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, ये मेट्रोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें रिसर्च वर्क है, इसमें आपके पास चांसेस होते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलता है, आप किसी दूसरे मुल्क में जाके PhD MPhil मेट्रोलॉजी में वो गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप होते हैं, वो आप कर सकते हैं। इसमें आप आगे मजीद जब ये आप PhD कर लेंगे, डॉक्टरेट की डिग्री होगी आपके पास, इसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस होगा इसके रिसर्च के हवाले से, आप मुख्तलिफ पेपर्स इंटरनेशनल लेवल पे इसके हवाले से आप लिख कर छपवा सकते हैं, पब्लिश करवा सकते हैं। हमारा अपना भी मेट्रोलॉजी जर्नल के नाम पे जर्नल ऑफ मेट्रोलॉजी वो है, उसमें भी पेपर छपते हैं। अच्छा। WMO की तरफ से भी है। तो जैसे अगर आप पेपर छापेंगे, पब्लिश होंगे आपके पेपर, तो फिर आपके पास चांसेस होते हैं आप WMO के मुख्तलिफ जो सब डिपार्टमेंट होंगे या सेक्शंस होंगे, उनमें आपके लिए जॉब के चांसेस होते हैं। सार्क जो तंजीम है उसका भी इसे मैथ से रिलेटेड एक सेक्शन है, वहाँ भी आप अपॉइंटमेंट आपकी हो सकती है, जा सकते हैं, डेपुटेशन पे जा सकते हैं। तो इसलिए इसके चांसेस स्कोप काफ़ी है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जो बंदा इसमें आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। मतलब ज्यादा रिसर्च की भी इस पे आपको काफी आपका एक्सपोजर आपका है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने और बहुत सारी आपसे आज मालूमात भी जानी। कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आपके व्यूअर्स को तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वेदर से रिलेटेड आप रोजमर्रा जिंदगी के हवाले से जब भी कोई इवेंट आप करना चाहते हैं या कुछ कहीं पे ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो बेहतर यही होगा आपके लिए, तो आप वेदर किसी भी ऑफिस जिससे जो आपके करीबी है वहाँ से आप अपडेट लेकर आप अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी जो है ना उसको मैनेज कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसलिए वेदर से अपडेट रहना जो है ना वो बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया सर आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।